अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं। नेक्स्ट वन शॉट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। काफी वेटेज वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा जाता है। आपका बोर्ड के पक्के ठक्के सवाल इधर से आते हैं, तो इस चैप्टर को समझते हैं। बेसिकली क्या है इसके अंदर। सबसे पहले टॉपिक हमारा रहेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। किसी करंट कैरिंग वायर में से अगर कोई करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो ये देखा गया था कि सबसे पहले अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं किसी वायर में से, जिसकी बदौलत यानी कि वायर इज नथिंग बट मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो वायर के अंदर था क्या, सबसे पहले देखा गया ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के अंदर अगर हम यहाँ इसके आसपास इस गिर्द हमने क्या रखा हुआ है जी, कंपास नीडल रखा है। तो कंपास नीडल बेसिकली इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है, जिसकी बदौलत वो मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो करेगा एक्सटर्नल मैग्नेट के साथ। यानी एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो किसी मैग्नेट को, जिसकी बदौलत उस मैग्नेट के ऊपर भी फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो अब होता क्या है कि आमतौर पर ये मैग्नेट कंपास नीडल जो है ये तभी डिफ्लेक्ट होता है जब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, यानी कि ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप टेस्ट चार्ज किसे बोलते थे, वही जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएं। तो टेस्ट मैग्नेट यानी कि कंपास नीडल क्या होगा, एक तरह से हमारे पास एक ऐसा मैग्नेट है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यह मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो अब इस चीज को समझने के लिए देखें, अब करंट कैरिंग वायर में हमने अपवर्ड करंट फ्लो कराया, मान के चले इसके आसपास हमने किसी कार्डबोर्ड में से इनको पास कराया। तो अब होगा क्या कि जिसकी बदौलत ये जो कंपास नीडल है ये अपने आप को एक सर्कुलर डायरेक्शन में अपने आप को इसके गिर्द ओरिएंटेड करेंगे, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, तो इसको इसकी डायरेक्शन क्या है, जब अब अपवर्ड करंट था तो यहाँ याद रखें अगर अपवर्ड करंट है तो अपवर्ड करंट है तो कंपास नीडल ने अपने आप को कैसे अलाइन किया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किया है, एंटी क्लॉकवाइज अलाइनमेंट की है इन्होंने। इसी तरह जब हम इसमें हमने डाउनवर्ड इनको फ्लो करवाया तो डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल विल आल्सो चेंजेस, यानी कि डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन तभी चेंज करती है जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो अब ये देखें यहाँ पे क्या है, क्या कि डाउनवर्ड अगर करंट फ्लो करवाया तो इन्होंने अपने आप को क्लॉकवाइज ओरिएंटेड कर लिया। डाउनवर्ड था ना करंट, अगर डाउनवर्ड कर दिए तो इन्होंने क्या किया, क्लॉकवाइज करवा दिया। अब सुनना, हाउ डज रिवर्सिंग द करंट इन वायर, इस वायर में अगर करंट को रिवर्स करें तो अफेक्ट द कंपास नीडल नियर अ वायर। कंपास नीडल की जो कैसे अफेक्ट करता है कंपास नीडल, इफ we place a compass needle around a wire while changing the direction of current in a wire, the direction of compass needle will also changes, ठीक है। that direction of current affect the direction of कंपास नीडल्स, तो ऐसे बोल दोगे, ठीक है। तो इस तरह ये आप चीज समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर प्रॉपर्टीज को समझना है तो इस चीज को समझ जाइएगा कि हम अगर कोई मैग्नेट बनाए तो ये मैग्नेट क्या करता है, इस मैग्नेट के हमारे पास देखेंगे नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। ये अब होगा क्या कि आमतौर पर मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाके एंटर होती है। ये नॉर्थ पोल है, आउटवर्ड जा रही, अगर ये फील्ड बाहर गई तो ये अंदर चली जाएगी। अब यही फील्ड आती भी है ऐसे, तो अब ये फील्ड गई, ये फील्ड गई, और यही फील्ड क्या करेगी, इंटर करेगी। अब ये फील्ड ऐसे नहीं आके वापस ऐसे घूमते आपस में एक कंप्लीट लूप बनाते हैं, मतलब ये लूप टूटती नहीं है, जैसे गई वैसी आके इंटर होती है। अब सुनना ये है कि यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आके दोबारा से अंदर से होते हुए इधर से जाएगी, तो ये एक लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी ना कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, नेगेटिव चार्ज में इंटर होती थी। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा नहीं है। तो इधर एक क्वेश्चन भी आता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस भी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएंगी मेरा बच्चा। देखना कैसे, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड कर लेते हैं, आ जाओ। तो आप कहेंगे हाँ सर कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं, ये वाला डिफरेंस नहीं। तो ये हमारे पास ये देखा गया है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा क्या करती है, ओरिजिनेट करती है कहां से, यानी कि ओरिजिनेट मतलब निकलती है कहां से, फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगी, या टर्मिनेट नहीं कह सकते इसको, एंड इंटर, ठीक है। यानी कि लीव करेगी कहां से, लीव फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर एट, बोल भाई, इंटर एट साउथ पोल। ये कहां से ओरिजिनेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव चार्ज से,
बिल्कुल सही। एंड टर्मिनेट करेगी कहाँ पे, मतलब खत्म कहाँ पे होगी, टर्मिनेट करेगी एट नेगेटिव चार्ज पे। ये बात है, बिल्कुल सही। अब और सुनना, यहां से ये है कि हमें ये पता है कि ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। इट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्या करती है, नॉट नो क्लोज लूप, इसमें कोई क्लोज लूप नहीं होगा। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, यहाँ पे हमने नीचे पढ़ी हुई है, बहुत सारी है, लेकिन इससे जो रिलेट हो रही है वो हम देखते हैं। इसकी जो यूनिट है टेस्ला है, जो आगे पता चलेगा। इसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम है। ठीक है जी। अब हाँ, एक बात ये जानना है, इनसाइड दी, ये इसकी प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है जी। इनसाइड दी पोल हमेशा क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ, यानी इनसाइड दी क्या जाओगे, इनसाइड दी मैग्नेट अगर चले जाओ तो क्या होगी, बोल 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 बोल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बताओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ होगी। ये चीजें इसकी प्रॉपर्टी भी है, अगर डिफरेंस आए तो कर लोगे। अब देखें क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, यानी कि रिलेशनशिप बतानी है डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब जैसे हमने किसी सोलनॉइड वो जो पढ़ा था करंट कैरिंग वायर, उसके अंदर एक चीज पढ़नी थी आपको, वो क्या कि उसकी डायरेक्शन को कैसे हम बता देते हैं। मैंने वो बताना भूल गया, तो चलो अभी बता देता हूं कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी। इसके लिए एक रूल है जिसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। वो क्या है कि पॉइंट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है आप थंब को ऊपर की तरफ रखोगे और फिंगर्स को कर्ल कर लेना है। जैसे मान के चले ये ऊपर की तरफ ये ढक्कन है, ऊपर करंट जा रहा है, मान के चले इस डायरेक्शन में अपने थंब को क्या करूंगा, पॉइंट करूंगा और अपनी उंगलियों को कर्ल करूंगा, घुमाऊंगा। उंगलियां जिस तरफ से घूमेंगी, ऐसे घूमेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी ऐसी ही होगी। तो यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है तो ऊपर थंब रखोगे, ऐसे उंगलियों को कर्ल करोगे तो आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बनेगी, जो कि क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। वहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेड हो रही थी, पीछे याद है आपको। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर डाउनवर्ड रखते हैं, अब क्या होगा मेरा बच्चा, अब जो डायरेक्शन है, अब ऐसे नीचे आ रहे हैं करंट, देखो ऐसे करंट नीचे आ रहा है तो नीचे अंगूठा रखेंगे और ऐसे कर्ल करेंगे तो अब देखें, अब ये ऐसे आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं क्लॉकवाइज। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है, तो जो आपको समझ आ चुकी होगी। वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, तो जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैंसिल नहीं कर सकती थी एक पॉइंट में। मान के चले ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड, अगर ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इट्स मीन कि इस पॉइंट ए पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसकी दो डायरेक्शन एट अ पॉइंट पे नॉट पॉसिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी यही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है, इफ इट है, अगर ये पॉसिबल हो जाए। ठीक है, इफ इट हैपन देन देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैंसिल नहीं कर सकती अपने आप को एक ही पॉइंट पे, ये बात आप ऐसे कहोगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज डिफरेंस, ये भी कर लिया हमने, प्रॉपर्टीज ये होगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमने कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोलेनॉइड की बदौलत जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या होगी, इस चीज को बहुत डिटेल में हमने समझ लेना है। अब देखना मेरा बच्चा, आसान है तो है, कैसे है देखना। अब आमतौर पर क्या होता है, एक सोलेनॉइड रहता है, तो मान के चलिए ये सोलेनॉइड उधर ये गोल गोल घुमा है, गोल 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 घुमा है, तो अब इस सोलेनॉइड में करंट यहां से क्या हो रहा है, इमेजिन करो ये है सोलेनॉइड, यहाँ इधर से उधर जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 टर्न लेगा। अब यूं अगर देखें, मैं आपकी तरफ आ रहा है, यहां से यूं जा रहा है और ऐसे टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न होके ऐसे जा रहा है, तो मतलब अगर यहां से करंट में भेजूं तो वो करंट कहीं ना कहीं इस तरफ आएगा, क्योंकि कॉइल इस तरफ से, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब है, देखिए कॉइल को समझो, कॉइल कैसी, ऐसे फिर ऐसे टर्न होता हुआ जा रहा है, आराम से देखना, ऐसे टर्न होते होते ये देखें, ये बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया। तो कहीं ना कहीं अगर कॉइल इस तरह है तो कहीं ना कहीं मैं इधर से करंट भेजूं तो वो करंट क्या होगा, इधर से जाएगा, बाहर आएगा अंदर जाएगा, बाहर आएगा अंदर जाएगा, बाहर आएगा अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहां से ये करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के अंदर, और यहां से अंदर जा रहा है मेरे बच्चा, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो इसी तरह क्रिस क्रॉस होगा, देखो यहां पे क्या होगा, डॉट, क्योंकि यहां पे फिर बाहर आएगा और यहां से दोबारा से अंदर जाएगा तो क्रॉस करेंगे। फिर यहां पे क्या होगा मेरा बच्चा, क्रिस होगा, ये क्या होगा, क्रॉस होगा।
तो यहां से फिर क्या होगा, अंदर जा बाहर आ रहा है तो इसलिए डॉट किया, अंदर जा रहा है तो इसलिए क्रॉस किया। यहां से फिर क्या है, बाहर आ रहा है तो डॉट किया, अंदर जा रहा है तो क्रॉस किया। तो बाहर अंदर ये सोलेनॉइड में इस तरह होता है। तो हम क्यों ना इस सोलेनॉइड को डिटेल में अंदर जाके इसको गहराई से समझते हैं, जैसा हमारे बुक में भी नहीं दिया हुआ, इस तरह समझते हैं। अब सुनना, यहाँ पे हमने कहा डॉट है तो इसके बदले में यहाँ क्रॉस है। डॉट के बदले में क्या, डॉट करते चलो, डॉट करते चलो, 3 1 2, अच्छा बड़े दूर दूर करने होंगे तो 1 2 3 2 तो 3 4 5, चलो 5 कर लिए। अब देखें 1 2 3 4 5। अब सुनो, यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे हमेशा करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, हमेशा नहीं। अगर उधर से भेजते तो नीचे वाली साइड पे बाहर आता। इस चीज को जहन में रखें, हमेशा ऐसा नहीं है, समझ लो। अब बाहर आ रहा है तो इसका मतलब करंट कहीं ना कहीं बाहर आके किधर जा रहा है, ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे करंट चल रहा है। तो अब सुनो, ये होता है कि यहाँ पे हमें पता है कि इसकी वजह से किसकी बदौलत, इसकी बदौलत क्या होगा, कहीं वायर अगर बाहर आती है, जैसे मैंने कहा ये बाहर आ रहा है, मतलब ग्रीन ढक्कन बाहर आ रहा है, इसकी वजह से जो बाहर आ रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यू होगी। अब करंट बाहर आ रहा है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखो और उंगलियों को कर्ल करो तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जब लेंस लॉ को समझते हो उसमें भी ये काम आता है। तो अंगूठा बाहर आया तो बाहर की तरफ क्या रख रहे हो, थंब को रख रहे हो और ऐसे कर ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर वाली साइड में, जहां यहाँ देखो तो करंट क्या है, बाहर की तरफ है। इसका मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, वो हमें पता करनी होगी। अगर बाहर है ना, यही बाहर है तो ऐसे रखा तो ऐसे कल किया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन यू जा रही है, यू 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 यू, ऊपर 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 पंखा चल, ये करके दिखाना पड़ेगा पड़ेगा, हंसते हंसते चलते चलते रुकते रुकते, ऐसे होगा। समझ गए कि नहीं समझियो, हाँ सर समझे। यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, अब देखना यही ढक्कन अंदर है तो मैं अंदर की तरफ थंब को रखूंगा ना, अंदर की तरफ थंब को रख के ऐसे कल करूं तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। ऐसे का क्या मतलब है, गोल बनाओ जी, ऐसे मतलब उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। समझ गए कि नहीं समझो। तो अब गोल गोल बनाते जाओ, जलेबी बनाओ, जलेबी जलेबियां बनाओ जी, हद से ज्यादा, ऐसे बनेगी ना। बोल मेरे भाई बोल, हमको दिल रुबा अयो, ऊपर ऊपर जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये कुछ कहानी बन रही है जहां पे कहीं बाहर कहीं अंदर कहीं बाहर कहीं। अब एक गौर तलब बात क्या है, गौर करने वाली बात वो ये है कि साइड वाइज देखो तो यहाँ कैंसिल हो रही, इधर से मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इधर से ऊपर, इधर नीचे, इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर ऊपर। अब इधर भी आ जाओ, इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर ऊपर, इधर नीचे। ये सब चीजें नजर आ रही कि नहीं आ रही, एक साइड पे ऊपर नीचे, बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है। तो साइड वाइज देखा गया है कि साइड वाइज मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, साइड वाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसल हो रही है, बिल्कुल सही कैंसल। लेकिन 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 परपेंडिकुलरली, साइड वाइज परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर लिखना है भाई, परपेंडिकुलर जरूरी है। और देखिए साइड वाइज पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इधर से देखो आगे जा रही है, इधर से देखो आगे जा रही है, इसकी आगे जा रही है, इसकी वजह से आगे जा रही है, इसकी वजह ये एड अप हो रही है। और यहां पे देखिए आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। तो हम कह सकते हैं पैरेलल एंड साइड वाइज, पैरेलल एंड साइड वाइज। ये भी साइड वाइज है लेकिन पैरेलल एंड साइड वाइज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एड अप हो रही है, जमा हो रही है। और अलोंग द एक्सिस क्या हो रही है, अलोंग द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, सेंटर ऑफ सोलेनॉइड जमा होगी। सो अलोंग द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड एड अप and make a strong magnetic field, strong Pepsi नहीं, strong magnetic field, ठीक है। अब देखना क्या हो रहा है, ये ऐड हो गया हो गया हो गया हो गया, ये ऐड हुआ 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 हुआ, तो सोलेनॉइड में इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो यहां से बाहर जा रही होगी, ठीक है, और यहां से अंदर आ रही होगी। तो ये तो वही हुई ना जिस तरह एक मैग्नेट की होती है फील्ड लाइंस।
तो ये बात समझ आनी कितनी इंपॉर्टेंट थी, अभी इसके क्वेश्चन में समझ आएगी। अब सुनो, हाउ यू कैन डिटरमाइन द, अच्छा पोलैरिटी। अब नॉर्थ पोल कहाँ होता है, या ऐसी बात है यहां से बाहर जा रहा है तो इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, क्योंकि ऐसी आ रही। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकालने का एक तरीका भी है जिसे हम पोलैरिटी ऑफ सॉलिनॉइड कहते हैं, और ये पीवाईक्यूज पुराने सालों में पूछा है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ अ सॉलिनॉइड, ये सवाल पूछा गया। तो इसको आसान से हम रूल लगाते हैं जिसे राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं या राइट हैंड एम्पियर रूल बोलते हैं। ये रूल क्या कहता है, पॉइंट या प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन या कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एक्सटेंडेड थंब या जो पॉइंटेड थंब विल गिव द पोल ऑफ गिव द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। पॉइंटेड थंब, ये जैसे ये करंट जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करंट जा रहा है, जैसे यहाँ ऐसे होते हुए जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, तो हम ऐसे कल करेंगे, उंगलियों को ऐसे कल करेंगे तो थंब उधर जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा और यहाँ पे साउथ पोल आएगा। इसका एक और शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये बाहर आ रहा था, ऐसे ऐसे होते जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें या उसमें भी इस तरह हो रहा था, इसमें ऐसे ऐसे हो रहा था, मतलब ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था, देखो ऐसे 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 हो रहा था ना, तो अब ऐसे रख दोगे तो इधर थंब आ रहा है, तो इधर आपका क्या होगा नॉर्थ पोल, इधर क्या होगा साउथ पोल। अब शॉर्टकट तरीका क्या है, जहां से करंट दाखिल होता है वहां नॉर्थ पोल होता है, जहां से करंट जा रहा है उधर साउथ पोल होता है। शॉर्ट तरीका, इससे भी नहीं समझ आती, एक और समझो। यहां देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता हुआ जाएगा, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज। यहां एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, वहां पे नॉर्थ पोल होगा। सच में इस सॉलिनॉइड में ऐसे देखोगे, ठीक है जी। अब बाकी में उल्टा भी होता है, जहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज देखोगे वहां पे क्या होगा साउथ पोल होगा। जैसे यहां हो गए देख लोगे तो यहां से करंट ऐसे 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 होके आ रहा था ना, तो आपको यहां से लगेगा क्या होगा साउथ पोल बन रहा है, मतलब साउथ पोल होगा, फिर इस तरफ साउथ इसलिए होगा। एक तरीके, ये बहुत सारे तरीके हैं। हाउ, अच्छा ये 3 तरीके आपको बताया मैंने कैसे कैसे पोलैरिटी निकालते हैं, तो कोई भी लिख लो आप, बेस्ट यही है, ये वाला लिखो, व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। तो चलो बच्चों अब ये करते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर रखा है जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बीच बीच में जो ये पड़ा है ना, ये कंडक्टर है। इसकी लेंथ कुछ ले ले आप, ए बी कोई लेंथ ले ले, ठीक है। अब इस कंडक्टर को हमने ऐसे प्लेस किया है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है। तो इसके मैकेनिज्म को समझे कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक बैटरी है और इससे वायर कनेक्ट हो रही, ऊपर जाके स्टैंड में जाके लिपट रही और आके इस कंडक्टर में से पास हो रही और जाके वापस गायब हो रही, गायब तो नहीं हो रही, वापस आके बैटरी में आ रही। अब देखें हो क्या रहा है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल अगर है तो इधर ऊपर की तरफ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब आप यूं समझिए कि एक कोई करंट कैरिंग वायर होता है, वो अपनी एक फील्ड बनाता है। अगर मैं ये एक वायर ले लूं तो इसमें अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इसकी अपनी एक फील्ड होती है, ऐसे गोल गोल, आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो अब आपने बाहर के मैग्नेट के उस फील्ड में रख दिया, यानी यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है तो बाहर से भी फील्ड आएगी। तो असल में होता ये है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू फील्ड्स, जहां पे दो फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कैसे करेंगे तो इसका डिटेल हम जाएं तो बहुत वो लगेगा, बस इंटरेक्शन होती है, मतलब इंटरेक्शन ओवरऑल। यहाँ पे एक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की भी है और प्लस बाहर जो एक्सटर्नल इस मैग्नेट की वजह से जो फील्ड आ रही है, दोनों ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट हमने रखा है, जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेट है उसकी फील्ड प्लस वायर की खुद की फील्ड, वायर की खुद की भी फील्ड है, इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से इस वायर के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगी, वो फोर्स हम देखना चाहते हैं। तो आमतौर पर आपके बुक में ऐसी हैवी फेवी वो बनाई हुई डायग्राम, लेकिन इसको एक सिंपल तरीके से भी समझा जा सकता है, वो तरीके मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम ये भी ठीक है, यहां पे भी बताऊंगा फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली वायर ले ले या वायर आप कुछ यूं ले ले, थोड़े एंगल पे ले ले, इसका फायदा ये होगा कि आगे शार्ट क्वेश्चन जो बनेंगे ना उसके लिए भी ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मान ले इधर से इधर से इधर 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 क्या जा रही है मैग्नेटिक फील्ड जा रही, तो अब देखें ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैं कहूं अगर यहाँ पे इस कंडक्टर की लेंथ L है,
एल लेंथ का कंडक्टर है। अब देखो इस कंडक्टर की खुद की फील्ड होगी और बाहर फील्ड रखा है। बाहर फील्ड कैसे आएगी, यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। तो अब देखिए किसी एंगल पे रखा है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स लगती है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस वायर के ऊपर, वो फोर्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी फॉर मैग्नेटिक फोर्स, वो इक्वल होगी बी आई एल, बिजली के बिल से याद करो, बिल होता है और साइन थीटा होता है। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे, पुराने बुक में भी था लेकिन हटा दिया इससे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे वायर के ऊपर लग रही है, ये डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बड़ी रखे हो। जितने ज्यादा ये बड़े बड़े मैग्नेट इसके आसपास रखेंगे, जैसे ये मैग्नेट जितना बड़ा रखोगे इतनी ही वायर पे ज्यादा फोर्स लगेगी। प्लस अगर इस वायर में खुद वायर के अंदर में से भी जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा फोर्स भी लगेगी। एल मतलब अगर लेंथ ज्यादा है तो भी फोर्स ज्यादा लगने वाली है। इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बना हुआ है आपकी बुक में, वो बता देता हूं। प्लस थीटा, ये थीटा जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ के बीच में या करंट के बीच में ये एंगल होता है। अगर ये एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो ये हम आगे देखेंगे कैसे कैसे, आप क्वेश्चंस में ये चीजें डिस्कस हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब फोर्स लग किस तरफ रही उसके लिए हमें क्या कौन सा रूल यूज करना होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो यहाँ पे ये थंब है, ये अगर थंब है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स शो होगी, ठीक है। ये अगर मिडिल फिंगर नहीं फोर फिंगर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड शो होगी और यहाँ पे आई यानी कि करंट शो होगा, एफ बी आई, यानी इस तरह आपने तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लेना है। अब देखें जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ आप किसको रखोगे, देखो ये आपके पास F होता है, ये B होता है, ये I होता है। तो अब आप F किस तरफ है वो आप निकालना चाहते हो। ये B है तो B तो देखो उधर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है। सुनो, B उधर करंट ऊपर, तो इसका मतलब है फोर्स अंदर, अंगूठा अंदर जा रहा है। देखो ऐसे वायर रखी हुई है और ऐसी वायर रखी हुई, फील्ड उधर जा रही है, तो वायर इस तरफ रखी हुई है जिस तरह ये फिंगर है, और फील्ड उधर जा रही है, ये उंगली है उस तरफ फील्ड जा रही है। तो वायर ऊपर है तो मैंने ऊपर क्या रख दिया, करंट की डायरेक्शन में ये मिडिल फिंगर रखी, और ये वाली जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड में, तो अंगूठा अंदर की तरफ दिखाई देगा। तो जो अंगूठा अंदर की तरफ होने की वजह से क्या होगा, फोर्स अंदर की तरफ होगी। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और उसको अगर आप को कहे कि डिफाइन करो तो आप बोलोगे स्ट्रेच थंब, forefinger and middle finger in a such way they should be perpendicularly to each other, ठीक है, perpendicular to each other होंगे। then the thumb will represent the direction of force, forefinger will represent the direction of what, magnetic field, and middle finger represent the direction of current। तो आप ऐसे करके इस रूल को आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये रूल इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उंगलियां ऐसे ऐसे करते रहते हो, दर्द करती है। लेकिन इससे एक अच्छा रूल मैं आपको बता देता हूं जो हमारी बुक में नहीं है लेकिन ये काफी मुफीद होता है ये फोर्स निकालने के लिए, जो है राइट हैंड पाम रूल। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। इस राइट हैंड पाम रूल में ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स जो है वो जो फिंगर्स आप रखोगे, ये राइट हैंड है और ये फिंगर्स, ये जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, और प्लस थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। थंब को, ये थंब है, और जो पाम होगा, पाम मतलब हथेली, ये वाली हथेली, तो ये हथेली जो है ना फोर्स देगी। तो ये रूल बड़ा आसान है। तो आपने फिंगर्स को रख दिया, आप देखो कितनी आसानी से लगेगी। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रख दिए, और पाम यानी थप्पड़ कहां जा रहा है, आप इस थप्पड़ को समझो, जो थप्पड़ लगेगा उधर ही फोर्स होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आगे, करंट ऊपर, तो थप्पड़ अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है फोर्स अंदर लगेगी। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे भी आप ऐसे करोगे। अब देखें, चेक करना है, पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक करो, ये बुक वाली एग्जांपल है आपकी। अब करंट बाहर आ रहा है, तो देखो ये करंट की उंगली थी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बाहर आ रहा है। देखो सुनो सुनो सुनो, करंट बाहर आ रहा है, तो मैंने बाहर ये कंडक्टर रख दिया, करंट इस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। क्यों ऊपर है, क्योंकि देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, और मेरा थंब किधर जा रहा है, मेरा थंब जा रहा है भाई अंदर। देखो मैंने ये रख दिया करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थे, थंब अंदर था, तो इनवर्ट इस तरफ फोर्स लगेगी। यही रूल इससे भी निकाल सकते हो, बाहर करंट है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, थप्पड़ अंदर जा रहा है, तो इसको मतलब फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। अब आ जाओ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी हो गया। करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको देखो, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल, ये कोई कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेट है तो इधर से इधर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे कैसे क्या इसके ऊपर टार्क बनता है, कैसे हम बाहर से कोई करंट दे देंगे। मान लो यहाँ से अगर बैटरी लगी हुई है, हमें कहीं ना कहीं बैटरी लगाई हुई हमने, ठीक है, तो बैटरी लगाई हो तो करंट बाहर से जाएगा, और ये जाएगा जाएगा पी से क्यू जाएगा, क्यू से आर से एस जाएगा। और इसमें होता क्या है, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहां करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स कहां होगी। अब ये वाला फार्मूला राइट हैंड पाम रूल लगाए। पाम रूल क्या कहता है,
नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर मैग्नेट की है वो नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और करंट ऊपर है, तो थप्पड़ कहाँ है, अंदर है। तो अंदर को, अब अंदर को यानी इनवर्ड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो फिजिक्स के अंदर, क्रॉस से, और आउटवर्ड को किससे करते हो मेरा बच्चा, यानी आउटवर्ड यानी बाहर को किससे करते हो, डॉट से। तो ऐसे देखें, यहाँ पे फोर्स किधर है, अंदर है, थप्पड़ अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस कर दोगे। यहाँ पे अगर निकालना चाहते हो, करंट नीचे आ रहा है, सुनो 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 सुनो, सुनो अंदर ही जा रहा है ऐसे। अच्छा सुनो, ऐसे इधर आके नहीं करना, मैं इधर से आके करूंगा तो इधर से भी थप्पड़ अंदर जा रहा है, तो आपने फिर तो इसको मतलब इधर आगे कर दो तो फील्ड उधर तो नहीं है ना, इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ, तो आप ऐसे रखोगे, ऐसे ऐसे रखोगे, थप्पड़ बाहर पड़ रहा है, थप्पड़, तो इसका मतलब इधर बाहर की तरफ फोर्स होगी। तो यही रूल आप इससे भी निकाल सकते हो। फिल्मोग्राफी ये थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन ये थप्पड़ वाला जो रूल है ये आसान है। अब देखें, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। अब या क्या करोगे, तो आप लिखोगे, थोड़ी इंग्लिश में आपके बुक में भी लिखा हुआ है, फोर्स ऑन साइड पी क्यू इज इनवर्ड एंड फोर्स ऑन साइड आर एस इज आउटवर्ड। क्या पता बुक में यहां से ऊपर करंट निकाला हो और इधर से नीचे लिया हो, अगर ऊपर इधर से ऊपर करंट लिया हो तो इधर अंदर लगेगी और इधर बाहर लगेगी। तो अब देखिए, ये बाहर ऐसे खींचो, शुरू, एक मैंने कोई कॉपी लेनी पड़ेगी, कॉपी लेनी पड़ेगी, कॉपी लेनी पड़ेगी। देखिए ये है। अब इधर से क्या है, इस साइड से कोई व्हाइट वाली कॉपी नहीं, व्हाइट वाली कॉपी तो भाई ये वाली, हाँ सुनो, इधर करंट किधर आ रहा था, इधर करंट किधर आ रहा था, इधर करंट नीचे आ रहा था। सुनो, इधर करंट कैसे आ रहा था, नीचे, इधर से किधर जा रहा था, ऊपर। अब ये काफी बड़ी काम आएगी। अब क्या ना क्या चाह रहे हैं सर, इधर करंट नीचे आ रहा था, फोर्स बाहर, ऐसे बाहर, इधर से फोर्स अंदर, तो ऐसे रोटेशन होगी, ऐसी इस तरह की रोटेशन। तो इस तरह की जो रोटेशन होती है उसको कौन सी रोटेशन बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ये कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम यूं कह सकते हैं ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगी। अब सुनो, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, फोर्स ऑन साइड पी क्यू एंड फोर्स ऑन साइड आर एस, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर द कॉइल विल रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप करंट यहां से ऊपर इधर से नीचे लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, वो आपके बुक में शायद इस तरह दिया हुआ है। अब यहां पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा, दीज टू अपोजिट फोर्सेस फॉर्म ए कपल फोर्सेस होंगी। तो कपल आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगती है तो कपल बनता है। तो दे फॉर्म अ कपल इन रिजल्ट विच द कॉइल हैव टार्क, दे टार्क, जो टार्क कॉइल के अंदर होगा उसका फार्मूला होता है, ये आप सेकंड ईयर की बुक में देखोगे, NIDA। ठीक है, ये अल्फा वगैरह भी होता है, लेकिन यहां से ये टार्क बनेगा। अब कोई पूछे हाउ वी कैन इंक्रीज द रोटेशन या इंक्रीज द रोटेशन या इंक्रीज द टार्क ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या था, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड था। हाउ वी कैन इंक्रीज द टार्क इन अ कॉइल, ऐसा पूछ ले, या ऐसी कुछ लंबी चौड़ी इंग्लिश देके आपको डराने की कोशिश करे तो आप ये कहोगे, टार्क कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो कॉइल है एक ही टर्न ली हुई है, अगर बहुत सारी टर्न्स ले लेते हो तो भी टार्क बढ़ेगा। इफ वी इंक्रीज द करंट, यानी करंट को ज्यादा करें, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इनसाइड अ कॉइल, देन द टार्क विल आल्सो इंक्रीज। Is the strength of external magnetic field. There is the external magnetic field because from north pole to the south pole the field move, as a result there is a external magnetic field. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बदौलत भी टार्क ज्यादा होएगा अगर कॉइल का एरिया ज्यादा है। अब इतनी सी कॉइल है, इतनी चौड़ी कॉइल ले लोगे तो भी टार्क बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ चुके अब तक के ये जो टार्क इन करंट कैरिंग कॉइल, ये आप बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था पुराने उसमें, तो इसको जरूर करना है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश कम लिखा है, ज्यादातर ओरली बोल के गया हूँ। जो इंग्लिश लिखनी है या नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कैसे हम इसको लिखे, किसी बच्चे को ये मसला हो रहा है समझने के बाद खुद से नहीं लिख पा रहा है, तो नोट्स के अंदर मैंने ये वाला चैप्टर खासतौर पर क्या किया आप लोगों के लिए डिटेल में लिख रखा है। इसलिए लिख रखा है ताकि उन बच्चों के लिए आसान हो, जो मैं ओरली बोल के निकलता हूं तो वो चीज उनको समझ आ जाए, क्योंकि आपने वहां से देखना है नोट्स के अंदर से। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप चैनल में, जाके आप डाउनलोड अपने लिए कर लेना। ठीक है जी। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा मेरा बच्चा, वर्किंग प्रिंसिपल, ये जो टार्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं टार्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल में टार्क बना है, किसमें, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से। तो वो जो
तार लगता है मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखने से, ये हमारा आगे के लिए वर्किंग प्रिंसिपल बन जाएगा। किसके लिए? डीसी मोटर के लिए या इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? डिवाइस विच कन्वर्ट्स कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आपके पंखा है, पंखे के अंदर जो डीसी मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर लगती है, पंखे के अंदर क्या होता है? बाहर से आप करंट देते हो, करंट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे को घुमाने में काम करती है। जब पंखा घूमेगा तो पंखे के अंदर मोशन आ गया। तो जिस चीज के अंदर मोशन आता है तो वो एक जिन बॉडीज के अंदर मोशन होता है तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। तो आप यूं कह सकते हो करंट की बदौलत इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में हो रही होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आगे जाके देखोगे तो किसकी टाइप से? मैकेनिकल एनर्जी की टाइप से। तो हम यूं कह सकते हैं इस बात को, ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? अक्सर ये आपसे भूल भी जाता है, तो ये बहुत आसान सी बात है भाई। एमसीक्यू आए तो इसको ऐसे को भूल के पी ले जाओगे तो ऐसी ऐसी हाई फाई चीज नहीं है। मैंने ऊपर बताया था ये वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना, टार्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? तो आप बोलोगे देयर इज अ एक्सटर्नल बैटरी इज अटैच्ड विद अ वायर एंड वायर इज फर्दर अटैच्ड विद एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर द कार्बन बुशेस। आपकी बुक में पी क्यू आर एस टी इस तरह के लिए हुए, लेकिन मैंने एक्स वाई हमारे पास कार्बन बुशेस है। इनको कार्बन बुशेस यानी कंडक्टिंग कार्बन बुशेस है। ऐसे कार्बन बुशेस है, कार्बन के बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कंडक्ट कर पाते हैं। किससे? करंट वगैरह। फिर आगे हमने ये सी बना हुआ है ना, सी ये हमारे पास स्प्लिट रिंग्स है। ये क्या है? स्प्लिट रिंग्स है। अब मैं यहाँ पे फिर बताऊंगा किन बच्चों को मसला हो रहा है इसकी इंग्लिश में, तो मैं ओरली बोल के निकलूंगा। अगर इंग्लिश में मसला हो तो नोट्स में मैंने अच्छे करके आपके लिए लिख रखा है। अब सुनो, पी एंड क्यू आर व्हाट? स्प्लिट रिंग्स। एक होते हैं स्लिप रिंग, एक होते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्लिप रिंग एसी जनरेटर के अंदर डलते हैं और स्प्लिट रिंग डीसी मोटर के अंदर लगते हैं या इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर लगते हैं। जब मैं एसी जनरेटर पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए स्प्लिट रिंग का काम क्या होगा मैं वर्किंग में जाके बता दूंगा, तो इसको आपने स्प्लिट रिंग का काम क्या है ये भी पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब सुनो, एक्सटर्नली जब हम इसको ले जाएंगे तो यहां पे अब देखें, ये अब एक चीज देखें, कार्बन बुशेस इमूवेबल होते हैं। ये चीज याद रखें, मूव नहीं करते। जब कॉइल घूमेगी तो कार्बन बुश नहीं घूमेंगे, लेकिन ये स्प्लिट रिंग है, ये घूमते रहते हैं। ये अपनी मतलब ये अपन क्या आते हैं? ये मूवेबल होते हैं। कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग घूमती है, स्प्लिट रिंग्स पी क्यू घूमेंगे, लेकिन एक्स वाई रेस्ट स्टेशनरी पार्ट होते हैं। एक्स एंड वाई मींस कार्बन बुशेस आर स्टेशनरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। याद रखें, स्प्लिट रिंग स्टेशनरी नहीं है, वो मूवेबल रोटेटेबल है, रोटेट करते रहते हैं। अब किसके साथ रोटेट करते हैं? कॉइल के साथ रोटेट करते हैं। यहां मैंने करंट ऊपर छोड़ा, इधर करंट नीचे भेजा, तो इसका मतलब ऊपर करंट जाने की बदौलत यहां पे जो फोर्स होगी क्या होगी? अब सुनो, ऐसे रखोगे ना तो फोर्स बाहर होगी, बाहर को हम क्या लिखेंगे? डाट करेंगे। देखो ऊपर हमने लिया था ऐसे, रुको 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 रुको, सुनो इधर अंदर होगी। देखें ऊपर करंट है तो वो उधर है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो उधर अंदर की तरफ थप्पड़ अंदर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो इसका मतलब है क्रॉस होगा। बिल्कुल सही जा रहा है, ऊपर वाली बात होगी। ऊपर बाहर था तो इधर अंदर, अभी क्या हो गया? अंदर की तरफ हो गया। अब यहां पे देखेंगे तो क्या होगा? करंट नीचे, तो यहाँ पे थप्पड़ बाहर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है फोर्स क्या होगी? बोलेगी फोर्स क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। तो अब देखें इधर से ये जो मैंने कॉपी ली थी, अब इसमें काम उलट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट अब इस टाइम पे क्या हो गया? या इस साइड पे करंट नीचे आ गया, इस साइड पे करंट ऊपर गया, तो ऐसे घूमेगी। देखो ऐसे 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 घूमने को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। अभी के टाइम पे जो रोटेशन होगी हमारे पास कुछ इस तरह होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आपकी इसकी वर्किंग के अंदर आप लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। हाँ, आपकी बुक में कहीं पे अगर ये इधर से लिया है तो आप उस वक्त इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से करंट नीचे आए, तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अब इसकी वर्किंग में बोलता हूं, व्हेन वी अलाउ द करंट through a battery, then that current will passes through the conducting bushes x and y. Conducting bushes इसलिए क्योंकि यहां से करंट आगे जाएगा, and it flow through coil, through split rings and move current, direction of current in साइड ए बी इज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इन साइड सी डी इज डाउनवर्ड। ये ऐसी बातें लिखोगे, ठीक है। एज दी वी नोटिस दैट द फ्लो ऑफ करंट इन ए बी इज अपवर्ड एंड फ्लो ऑफ करंट इन सी डी इज डाउनवर्ड। तो ड्यू टू by applying Fleming left hand rule या right hand palm rule, the force on side AB is upward, नहीं इनवर्ड, आउटवर्ड, नहीं इनवर्ड, अपवर्ड तो नहीं होगी,
इनवर्ड होगी, एंड द फोर्स ऑन साइड सी डी इज आउटवर्ड। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, या इधर इधर फोर्स नहीं लगती। अच्छा याद रखिए, ये जो हमने बिल वाला फार्मूला लिखा था ना, ये इसके अंदर जो करंट वायर के अंदर फोर्स लगती है ना, ये बड़ा कीमती फार्मूला है। अगर आपके पास ऐसी मैग्नेटिक, अगर करंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर जा रही, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा। उस दौरान जब, ये मैंने आगे बताना था लेकिन अभी बता रहा हूं, सुनो। जब करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी, उस वक्त थीटा जीरो होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगी। तो जैसे मैंने कहा ना, इधर अगर देखो इस ऊपर वाली साइड में, इसी तरह अगर करंट उधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180। तो जैसे इधर हो रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, नॉर्थ से साउथ इधर आ रही है और करंट उधर जा रहा है, तो इस साइड पे भी एंटी पैरेलल होंगी, तो भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकते हैं और बहुत सिंपल एमसीक्यू है, तो ऐसी चीजों को देख लेना। अब देखो, फोर्स ऑन साइड ए बी एंड साइड डी सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट, देयर फोर्स कॉइल विल रोटेट एंड टॉर्क विल प्रोड्यूस। ठीक है, तो ऐसे बोलोगे। अब यहाँ पे ये आपने एक नोट करने वाली, ये जो घूमती कैसे है आफ्टर हाफ रोटेशन। सुनो, अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इधर ऊपर जा रहे हैं ना। अब हाफ रोटेशन कब होगा, हाफ रोटेशन कब होगा, सुनो 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 सुनो। सी डी इधर था भाई, साइड वाला हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये ए बी था, ये ए बी था। ए बी किससे जुड़ा हुआ था, आगे क्यू से जुड़ा हुआ था। क्यू क्या चीज है, स्प्लिट रिंग है। ए बी किससे जुड़ा हुआ था, क्यू से जुड़ा हुआ है। और पी, सी डी किससे जुड़ा हुआ है, पी से जुड़ा हुआ है। स्प्लिट रिंग क्यू से कौन, ए बी साइड जुड़ी हुई है। और स्प्लिट रिंग, सुनो, अब जो क्यू के साथ, जो ए बी के साथ जो स्प्लिट रिंग है वो क्यू है, और सी डी के साथ जो स्प्लिट रिंग है पी है। अब ये स्प्लिट रिंग मैंने कहा था मूवेबल होता है, रोटेटेबल होता है। जब आधी रोटेशन होगी, ये स्प्लिट रिंग क्यू जो है ना, वो एक्स वाले कार्बन बुर्शिस के साथ कनेक्ट होगा। सुनो, आधी रोटेशन जब होगी, ये स्प्लिट रिंग क्यू जो है ना, ये मुड़ के इस एक्स वाले कार्बन, अभी स्प्लिट रिंग क्यू किस बुर्श के साथ कनेक्ट है, वाई के साथ कनेक्ट है। अब आधी रोटेशन जब होगी तो स्प्लिट रिंग क्यू जो है ना, एक्स के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, और स्प्लिट रिंग पी जो है ना, वाई बुर्श के साथ कांटेक्ट में चला जाएगा। ऐसी बात समझो, रिपीट करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टीचर सर से गुजारते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन और इसको कैसे कंटिन्यूसली रोटेट करता है, ये चीज काफी दिमाग खपाने वाली चीज है। तो इसको देखो, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है लेकिन मजा आएगा इस टॉपिक के अंदर। ये चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग बहुत है। और आपके बोर्ड के अंदर अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को करते हो ना, बहुत ज्यादा नंबर उठा लोगे। इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। इसकी जो आगे मोटर वाले पार्ट्स हैं, ट्रांसफार्मर है, एसी जनरेटर, ये सेक्शन सी के लिए बड़े बेस्ट ऑप्शन बने हुए हैं जो आपके सेक्शन सी के अंदर आ सकते हैं। आराम से आपको 5 से 6 नंबर दे के जाएंगे, तो इनको जरूर करना। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाऊंगा इनकी वर्किंग को समझाने के लिए, इनको अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप करवाने के लिए। इस चीज को तैयार रहना। अब सुनो, मैंने कहा ये बात समझ आई, क्यू के साथ वाई कनेक्टेड है और पी के साथ एक्स कनेक्टेड है। अब देखे, ए बी इधर है। आफ्टर हाफ रोटेशन, अब रोटेशन ऐसे हो रही है, हाफ रोटेशन के बाद अब ए बी इधर है, तो भाई मेरे देखो, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ऐसे पलटेगी, ऐसे पलटेगा, ऐसा। ये हाफ रोटेशन जब होगी ना, तो ये वाली साइड आपको दिखाई पड़ेगी, ऐसा होगा ना, ये कॉपी की ये साइड दिखाई देगी। तो इससे होगा क्या कि जो ए बी है उसमें करंट अभी कुछ और तरह से जाएगा, पहले कुछ और तरह से था। क्यों होगा मैं बताता हूं। हाफ रोटेशन पहला ये है, पहला पढ़ाओ, ये दूसरा है, मिक्सअप हो जाएगा ना। देखो ऐसा था, ये आगे किसके साथ कनेक्टेड था, इसके साथ। अब ये बात लिखते हैं यार, ए बी है, यहाँ ऊपर करंट जा रहा था, ये किसके साथ कनेक्टेड था, क्यू वाले बुश के साथ, क्यू वाले स्प्लिट रिंग के साथ है। ये क्यू के साथ है, लेकिन ये क्यू जो है ना, किसके साथ होगा, किसके साथ कनेक्ट था मेरे भाई, बोलना। क्यू किसके साथ था, वाई के साथ था। इसी तरह सी डी जो है, ये किसके साथ था, पी के साथ था। लेकिन ये आगे जाके किसके साथ होगा, ये आगे जाके किसके साथ होगा, ये आगे जाके यानी कि ये एक्स के साथ था। अब हाफ रोटेशन होगी ना, बदली होगी। कैसे, हाफ रोटेशन के बाद ये साइड सामने आनी है, तो ऐसे होके ना ये ए बी जो है ना सी डी की जगह आएगा, सी डी जो है ना ए बी की जगह जाएगा। ऐसा हो रहा है। देखो इस तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए बी, इधर क्या दिखाई दे रहा है, सी डी। घूम गया, सी डी उधर चला गया, पहले इधर क्या था, ए बी, उधर सी डी चला गया, और ए बी इधर चला गया। अब सुनो, जो ए बी के साथ, पहले ए बी के साथ कौन सा बुर्श कनेक्ट था, कौन सा बुर्श कनेक्ट था,
आप कहेंगे सर जी ए बी के साथ क्यू बुरुश नहीं, वाई बुरुश कनेक्ट था, अभी एक्स बुरुश कनेक्टेड होगा। अब सी डी के साथ कौन सा बुरुश कनेक्टेड होगा? वाई बुरुश कनेक्टेड होगा। क्यों? मैंने कहा था बुरुश स्टेशनरी पार्ट है, रुका हुआ हिस्सा है। दूसरी तरफ पी क्यू क्या है? पी क्यू कैसा हिस्सा है? बोल मेरे भाई, पी क्यू मूवेबल है, रोटेटेबल है, ए बी के साथ कनेक्टेड है, फिक्स है। ए बी के साथ अगर ये फिक्स है तो ये घूम के जो है ना क्यू वाला जो स्प्लिट रिंग है, क्यू वाला जो स्प्लिट रिंग है वो कांटेक्ट कर देगा विद एक्स स्प्लिट रिंग। क्यू वाला स्प्लिट रिंग एक्स वाले के साथ आ जाएगा और एक्स और पी वाला स्प्लिट रिंग वाई के साथ चला जाएगा। ये इस तरह से होगा क्या? अब इस तरह हुआ तो फायदा क्या मिलेगा मेरे भाई? इस तरह हुआ तो फायदा ये होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी। भाई स्प्लिट रिंग को समझना बहुत जरूरी है, ये आपके क्वेश्चन के अंदर बन के आ सकता है। सुनो, मैंने कहा आफ्टर हाफ रोटेशन, सुनो मैंने यहां पे लिखा है ना, पहले ये दो, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा? ऐसे चलेगा, ऐसे मतलब ये सीडी हो जाएगा, ऐसा होगा ना। सीडी मतलब देखो, अब एक्स बुरिश है, अब एक्स बुरिश में करंट क्या जा रहा था? एक्स बुरिश में, एक्स बुरिश नहीं, ए बी किसके साथ कनेक्टेड होगा? सुनो, ए बी करंट ऐसा था ना, इधर ऊपर जा रहा था, इधर नीचे आ रहा था, तो इधर सी डी में करंट, अच्छा करंट ऊपर करना है भाई, सुनो करंट ऊपर करना है। सुनो, ऐसे था हाफ रोटेशन में, अब ऐसे हो गया, ऐसे से ऐसे हो गया, यहां ध्यान करो। अब ऐसे से ऐसे जब हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? जो सी डी के साथ एक्स बुरिश कनेक्टेड है, तो एक्स बुरिश में तो करंट नीचे आ रहा था, तो अब सी डी में पहले करंट किधर जा रहा था? पहले देखो करंट किधर जा रहा था? सी डी में करंट नीचे आ रहा था, अब करंट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये पी वाला एक्स के साथ चला जाएगा। इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी आपके लिए। सुनो, हाफ रोटेशन के बाद आप ये बात पता लग गई है ना कि ए बी और सी डी क्या होंगे? चेंज होंगे। यहाँ पे आपके साथ सुनो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आप इस तरफ साउथ पोल है। अब देखो ये क्वाइल इसी तरह होगी, यहाँ पे अब मैंने कहा था क्या होगा? ए बी किधर है? ए बी किधर है? ये ए बी इधर आ जाएगा। सुनो, ए बी इधर आ गया, सी डी उधर चला गया। हाँ बिल्कुल सर। अब सी डी की स्प्लिट रिंग है और इसके ये इसकी स्प्लिट रिंग है। सी डी की स्प्लिट रिंग किस बुश के साथ कनेक्टेड होगी? एक्स से नहीं, वाई से कनेक्टेड होगी। और इसकी जो स्प्लिट रिंग है ये किससे कनेक्टेड होगी? ए बी की स्प्लिट रिंग है ना, एक्स से कनेक्टेड होगी। अब सुनो, बैटरी तो नहीं घूमती है ना, बैटरी वही रहेगी, बैटरी वही रहेगी, क्योंकि ये घूमेगा, ऐसा होगा। सुनो, इस तरह से ऐसे हो गया, सही है। अब क्या होगा इसकी वजह से? अब यहां से पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव था। पहले सीडी में करंट नीचे आ रहा था, सुनो नीचे आ रहा था। अब करंट क्या होगा? इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इस बुर्ज से होते हुए इधर से ऊपर जाएगा, इधर से करंट नीचे आएगा। यस, ये चीज आपने समझ ली। तो मतलब अब क्या होगा? आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए बी एंड सी डी विल चेंजेस। ये वर्किंग में लिखना है। हाउ बोलोगे क्यों चेंज हुआ? बिकॉज स्प्लिट रिंग क्यू विल contact with split ring X and split ring P will contact with carbon bush Y. देखो, after half rotation split ring will makes contact with carbon bush X and split ring P makes contact with carbon bush Y. Y के साथ कनेक्ट होगा। Therefore, the direction of current now becomes what? Direction of current in CD will upward and direction of currents in AB will downward. CD में ऊपर और इसमें नीचे, ऐसा लिख दिया। अब क्या हो गया? अब सुनो, पहले फोर्स इधर क्या रही? अंदर, इधर बाहर लग रही थी। अब सुनो, ऐसी फोर्स है ना, अब फोर्स अंदर लगेगी, वही हो रहा है। देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं। अब दोबारा से अंदर फोर्स लगेगी, ऐसे ना। पहले रोटेशन ऐसे हुआ था, इस तरह हो गई थी। अब अगर ये रोटेशन अगर ऐसे हो तो फिर तो घूमना ना हुआ ना। सुनो, इधर से ऐसे जा रही थी हाफ रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ऐसी रोटेशन हो गई थी। अब अगर वापस अगर इधर सीडी में फोर्स किधर लगनी चाहिए? अगर वापस अंदर घुमाना है तो घूमती रहनी चाहिए ना, घूमती रहनी चाहिए। अगर घूमती रहनी चाहिए तो इसको दोबारा से सीडी में फोर्स अंदर लगनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे से ऐसे होके आई थी, फिर ऐसे होनी चाहिए, फिर ऐसी होनी चाहिए, फिर ऐसी होनी चाहिए। ये इसको कहते हैं कंटिन्यूस रोटेशन। अगर ऐसी होगी गलती से, सुनो, अगर गलती से ऐसी होगी, इस तरह आ गई, फिर वापस पीछे जा रही, तो फिर ये रोटेशन नहीं है, इसको बोलते हैं वबलिंग, WOBBLE, वबल हो जाएगा। अब सुनो, ऐसे अगर ऐसी है तो इधर अब सीडी में एबी में फोर्स पे किधर लग रही थी? अंदर, इधर बाहर लग रही थी। अब इधर भी अभी फोर्स अंदर ही लगनी चाहिए। अब देखो, अंदर लगी, इधर आए। अब दोबारा सीडी में अंदर ही लगनी चाहिए। अगर दोबारा अंदर लगी, फिर घूमी, तो इसका मतलब अब दोबारा इधर अगर फोर्स निकालोगे तो अंदर जाएगी फोर्स, इधर फोर्स निकालोगे तो बाहर आएगी।
तो ये आपने लिखना है, आफ्टर हाफ रोटेशन द फोर्स ऑन सी डी इज अगेन इनवर्ड एंड द फोर्स ऑन ए बी इज outward. So due to direction of current changes, the coil will rotate its rotation continuously after each half interval, after each हाफ रोटेशन, ऐसे बोलोगे, ठीक है। ये इसकी वर्किंग आ गई भाई, मजा आ गया तो बोलो, नीचे हार्ट का साइन टाइप करो, कुछ दिल विल भेजो, हमारे लिए भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये चीज स्प्लिटिंग का मेन काम यही होता है। क्या काम था भाई? डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कराया, ऐसे घूम गया उधर, उसके साथ क्या आगे मिला, इधर से घूम के ऐसे घूम गया, घूम के जाके एक्स बुर्ज के साथ कनेक्ट हुआ, इधर से घूम के इधर आया, वाई बुर्ज के साथ कनेक्ट हो गया। अब देखो, डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। बोल रहा है डिस्क्राइब करो इंटरेक्शन बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका। देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करते हैं तो हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरेक्ट, देयरफॉर देन द फोर्स विल एक्सर्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां से हमने बात की थी, फोर्स लगती है, बिल्कुल लगती है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। डन हो गया। यूजिंग, यही फायदा होता है अच्छे से पढ़ने का, क्वेश्चन खुद ब खुद निकल जाते हैं। यूजिंग राइट हैंड रूल डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। फॉर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट अपवर्ड, एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ऐसे। तो ये गोल वाली है, ये तो आपको आती है, आसान है। हाउ फोर्स ऑन, ये पहले वाले टॉपिक से था, इससे नहीं है। हाउ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। फोर्स कैसे निकालते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं? बिल्ड वाले फार्मूले से। मैंने कहा था बी को ज्यादा करो, आई को ज्यादा करो, एल को। देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक मोटर, नहीं बता रहा हूं, खुद लिखो। नेक्स्ट चलते हैं। तो चलें बच्चों, अब जाते हैं क्वेश्चन 5। इन विच डायरेक्शन करंट मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। कि किस तरफ करंट जाना चाहिए कि इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। भाई देखो, ऐसे जा रहे तो ऐसे तब जाती है ना जब करंट ऊपर की तरफ जाता हो। यस सर। अगर वो बोल देता कि अगर ऐसी फील्ड बनाता, इस तरह ही है लेकिन थोड़ी सी अलग करके इधर से फील्ड बनवाता, तो करंट फिर नीचे आना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह लल्लू सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। इन द फॉलोइंग डायग्राम देयर, इस तरह ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस वाले क्वेश्चन है, तो ये देख लें, ये इस तरह क्या आ सकते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम विल देयर बी अ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर होगा? ये सोलेनोइड है, ठीक है। एट द लेफ्ट साइड ऑफ सोलेनोइड, इधर क्या लेफ्ट साइड ही है, इधर कौन सा पोल बनेगा, इधर कौन सा पोल बनेगा, वो देखना है, ठीक है। आल्सो ड्रा इट्स मैग्नेटिक फील्ड हैविंग एरोस टू शो इट्स डायरेक्शन। भाई एक चीज बताऊंगा, मैंने सोलेनोइड में बताया था, जहां आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज लगे वहां पे आपका नॉर्थ पोल बनता है, जहां पे आपका करंट क्लॉकवाइज लगे तो वहां पे साउथ पोल बनता है। तो एक ये पोलैरिटी निकालने का तरीका है। दूसरा पोलैरिटी ये है कि आप फ्लेमिंग नहीं, राइट हैंड एम्पियर रूल लगाते हो या राइट हैंड रूल फॉर सोलेनोइड लगाते हो। ये क्या कहता है, जिस तरह करंट आ रहा है ना, उधर आप क्या करो, ऐसे करंट आके ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, देखो ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, मतलब क्या है, इधर से आएगा नीचे से ऊपर, फिर इधर से ऐसे, तो ऐसे 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 जा रहा है। तो मतलब ये करंट ऐसे ऐसे बाहर से होते हुए अंदर जा रहा है। तो आप ऐसे कल grasp solenoid in your right hand and stretch the fingers in the direction of flowing current in a solenoid, then extended thumb या stretched thumb will give the direction of north pole। तो आपका नॉर्थ पोल होगा इस तरफ और इस तरफ होगा साउथ पोल। अब देखें, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन अब यहां पे आप देखोगे ना, करंट ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। घड़ी ऐसे चलती है, टिक टिक टिक, लेकिन आपको ऐसे करंट आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे 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 करंट आता हुआ दिखाएगा, मतलब ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लगता है, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। एक तरीका ये है, लेकिन यही तरीका आपका बैकबोन बनेगा। अगर ये तरीका आप अच्छे से पढ़ लेते हो, लेंस ला पढ़ते हुए, आपका ये तरीका बहुत काम आएगा। तो यहाँ नॉर्थ पोल बनाए तो फील्ड कैसे जाएगी, इधर नॉर्थ से बाहर जाएगी, साउथ से अंदर आएगी, नॉर्थ से बाहर और साउथ से अंदर चली आएगी। समझ चुके हो। नेक्स्ट चलो भाई, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख रखा है, ठीक है। तो क्या होगी, बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, नहीं तो फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, इस तरह का सवाल है।
तो देखे इधर राइट हैंड पाम रूल लगाओ, इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ पोल है, उधर साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने फिंगर्स को एक्सटेंड किया और थंब को देखा तो अंदर फोर्स लग रही। यही आप फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखें, एफ बी आई, तो एफ किधर है, एफ निकालना है, बी किधर है, उधर है, बी उधर है, करंट उधर है, करंट ऊपर जा रहा है। भाई इससे भी ऐसा होना चाहिए, देख बाहर आना, थप्पड़ बाहर आना, मैं ऐसे ऊपर समझ रहा था, तो आपने अच्छा करंट ऊपर है तो ये देखो अंदर थप्पड़ जा रहा है, इससे भी अंदर जाना चाहिए फिर, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर करंट ऊपर, नहीं नहीं बाहर क्यों आया, ये तो गड़बड़ी होगी, सेम आना चाहिए भाई दोनों से, तो सेम क्यों नहीं आ रहा, मैं इसके ऊपर सोचता हूँ। भाई ठीक है तो था, देखें ऐसे ना, ये बी होता है, मैंने लिखा नहीं इधर, सी इस तरह हो रहा है, यहाँ बी है यहाँ आई है, तो ऐसे करोगे ना, देखो बी उधर आई उधर, अंदर ही फोर्स जा रही, ठीक है, तो इनवर्ड लगेगी फोर्स, ठीक है, इनवर्ड लगेगी, ऐसा बोलोगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, अच्छा ये डाउनवर्ड लगेगी। अगर आपके ये ग्राउंड में ऐसे रखा हुआ है ना, ग्राउंड में ऐसे ऐसे ग्राउंड में ऐसे, तो डंडा आगे होगा, भाई डंडा लाना हो, ये ऐसे ये मान ले, ये चीज है, ये आगे करंट जा रहा है, ग्राउंड में है तो फिर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, कैसे नीचे की तरफ जाएगी, देखिए ग्राउंड में है तो नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड, आपने करंट उधर रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो नीचे जाएगी इस तरह, डाउनवर्ड, ये रूल लगाओ, थप्पड़ नीचे, ठीक है, तो इस तरह। व्हाट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस, ये बहुत अच्छा सवाल बनता है, अगर ऐसे पूछ लें तो धुएं निकलेंगे, धुएं तुम्हारे, तो नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ रखा है यार, मुझसे पढ़ा है, टेंशन मत लो, आएगी समझ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल की रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी। व्हेन द स्विच इज क्लोज, यहाँ पे ये स्विच है बैटरी का, वो क्लोज कर रखा है हमने, यहाँ पे अगर ये बड़ा डंडा है तो ये पॉजिटिव है और ये छोटा डंडा है तो नेगेटिव है, स्विच क्लोज का मतलब है करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेवल द डायग्राम विद डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर्मिंग कपल, फोर्स किधर लग रही है वो बताना है और रोटेशन ऑफ कॉइल भी बताना है। इधर से करंट जाएगा, इधर बुश से होता हुआ ऊपर जाएगा, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। अब देखें फील्ड उधर, फोर्स अंदर, थप्पड़ अंदर, तो इसका मतलब क्रॉस, फील्ड नीचे, करंट नीचे, थप्पड़ बाहर, तो डॉट। तो ऐसे घूमने से मतलब देखिए ये आपकी काफी काम आएगी। यहाँ पे करंट किधर जा रहा है, ऊपर 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 ऐसे जा रहा है, अब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चलो उधर दोबारा बनाने, ऊपर जा रहा है ना, इधर ऊपर जा रहा है तो फोर्स अंदर, फोर्स अंदर का मतलब है यहाँ फोर्स बाहर है, इस तरफ फोर्स बाहर है, तो इधर से बाहर आएगी, ऐसा रोटेशन होगा, इस तरह का रोटेशन। रोटेशन में बना लेता हूँ आपके पास, ये कैसा रोटेशन है बताओ, शाबाश, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अगर वो चेंज करके आपको ये दे सकता है, यहाँ फोर्स अंदर यहाँ बाहर लग रही है ये बोल दोगे, और रोटेशन क्लॉकवाइज है और ये कपल बना रहे ये भी बोल दोगे। यहाँ पे अगर नेगेटिव रखता है, यहाँ पे पॉजिटिव लगता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, तो यहाँ पे रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज। चलो ऐसे बोल सकता है भाई, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में ऐसे आते हैं बच्चे, तब वो समझ आएगी जिसको कंसेप्ट है। टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट सेम डायरेक्शन, ये आपको पहले चैप्टर में था, ये पहले वाले उसमें था, लेकिन शुरू में था, शुरू में है आपके बुक में, लेकिन मैंने यहाँ पे रखने की एक वजह है, क्योंकि आपने अभी FBIL बिल और ये जो थप्पड़ वाला रूल पढ़ा है, तो यहाँ पे ये वाला रूल बहुत काम आता है। अगर इसको निकालते हो आप, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हो इसके लिए, तो इसके लिए ये रूल बहुत काम आएगा आपका। अब सुनो, बोले दो पैरेलल वायर से कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम तरफ, एक ही तरफ करंट लेके जा रही है, मतलब ऊपर करंट जा रहा है, यहाँ पे भी करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बोल ये रहा है कि अट्रैक्ट कर रही है, ये भी बोल दिया, लेकिन एक्सप्लेन वाई, यहां तक आंसर दो पहले, क्यों अट्रैक्ट कर रही है, एक्सप्लेन वाई। आगे दूसरा क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है, आसान है। अब देखो इसकी वजह से फील्ड बनाओगे ना, ऐसे घूमेगी फील्ड लाइंस, देखो इसकी कैसी हो रही है, ऐसे फील्ड लाइन, मतलब यहां से, और इसकी फील्ड लाइन देखोगे ना तो ये भी ऐसी होगी। अब हम यहाँ पे फील्ड लाइंस को शो करते हैं, इधर से इधर अंदर जाएगी, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे जा रही थी ना, इधर से ऐसे बाहर की तरफ आएगी। अब इधर बनाओगे तो इधर से अंदर जाएगी, इधर से ऐसे बाहर की तरफ आएगी। अब दोनों में करंट ऊपर ऊपर जा रहा है। थप्पड़ वाला रूल देखें, थप्पड़ वाला रूल में हम ऐसे करेंगे,
थप्पड़ वाला रूल से भी ऐसा होता है, लेकिन फ्लिपिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हो। यहाँ पे एक तो तरीका ये है, बहुत सिंपल तरीका है, अगर किसी को रूल मुश्किल लगते हैं तो उससे भी बता सकते हो, रूल मुश्किल है तो सिंपल भी बता सकते हो। इनसाइड बिटवीन द कॉइल्स, एक ये आंसर भी है, बिटवीन द कॉइल्स द फील्ड लाइंस आर अपोजिट, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं रहता है, मुझे पर्सनली ये फील नहीं आता। अपोजिट है तो वहां पर वीक होगी तो इस वजह से अट्रैक्ट करेंगे, बाहर एक्सटर्नली इधर इधर स्ट्रांग होगी तो इस वजह से अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ऐसा कोई जवाब है, लेकिन रूल के मुताबिक बताओगे बड़ा अच्छा आंसर जाएगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, यहाँ पे आप डायरेक्शन निकालोगे, यहाँ इस तरफ देखो, इधर इधर फोर्स निकालो, किस तरफ आएगी, इधर फोर्स इस थप्पड़ वाले रूल से निकालो, फोर्स करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे रूल रखोगे, देखो करंट ऊपर, फील्ड बाहर की तरफ है, किधर गया डंडा, डंडा नहीं है वो दूसरा है, ठीक है स्केल, यहाँ से फील्ड बाहर आ रही है, लेकिन कंडक्टर किधर है, ऊपर है, ये लाल जो केप है ना ये करंट ऊपर है, मान ले करंट अगर ऊपर है तो आप ऐसे रखोगे, ऐसे, फील्ड बाहर है तो थप्पड़ इधर आ रहा है, ठीक है, फील्ड बाहर आपकी तरफ है, करंट नीचे है तो अंगूठा नीचे कर दिया मैंने तो थप्पड़ इधर आ रहा है, तो मतलब इसकी बदौलत इस वायर की वजह से जो फोर्स लग रही है ये इस तरफ लग रही है, फोर्स इस तरफ लगी है, ये मान ले वायर 1 है, ये वायर 2 है, तो ये जो फोर्स होगी F2 होगी। अब इधर आ जाओ, इसकी वजह से क्या है, इसकी जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है, अब देखिए अंदर आ रही, मेरी तरफ आ रही, और जो करंट है वो ऊपर है, तो ऐसे 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 इधर भी ऐसे रखोगे ना, तो अंगूठा नीचे गया, फील्ड अंदर गई, तो इसका मतलब थप्पड़ मेरी तरफ आ रहा है, तो इधर इधर फोर्स जो लगेगी ना वो इस तरफ लगेगी, F1। तो देखो फोर्स ऑन वायर 1 एंड फोर्स ऑन वायर 2 आर अपोजिट, अट्रैक्टिव, मतलब ये इसको खींचेगी, ये इसको खींचेगी, इसलिए ये अट्रैक्ट करेंगे। यही रूल आप फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी बता सकते हो, लेकिन वो वाला छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चा, अगर बोल रहे हैं आगे, व्हाट विल यू कंक्लूड इफ डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट, अगर अपोजिट हो जाए, मतलब इधर ऊपर चला जाए इधर नीचे आ जाए, रिपेल करेंगे। अब देखिए इधर ऊपर जाने की बदौलत क्या होगा, करंट नीचे जा रहा है, ऐसे 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 होना है, ऐसा होना है ना। अब देखिए यहाँ से आप निकालोगे तो वो राइट हैंड रूल लगाओगे, डायरेक्शन ऐसे ही किस तरह जाएगी वो आप निकाल सकते हो। आओ ना भाई, इधर जो होगी इस तरफ अंदर अंदर होगी, इधर से फील्ड बाहर होगी, अब इधर निकालो तो ऐसे ऐसे थप्पड़ जाएगा, दोनों से अनवर्ड जाती है, दोनों से एक ही तरफ जाती है, लेकिन वो सिंपल रूल नहीं आता जिनको वो इस तरह बोल सकता है कि इनसाइड द फील्ड लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन देयरफॉर दे विल रिपेल ईच अदर, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगी इस वजह से रिपेल करेंगे, लेकिन ये आंसर फील्ड वाला नहीं। फोर्स निकालो चुपचाप, इधर करंट ऊपर जा रहा है, थप्पड़ मारा, थप्पड़ 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 बहुत काम आएंगे आज, थप्पड़ पड़ने चाहिए आपको। देखो करंट ऊपर, करंट ऊपर, हाँ करंट ऊपर है, फील्ड कहाँ है, अंदर है, मैं करंट इसके, ये ब्लैक के करंट ऊपर जा रहा है, ये फील्ड अंदर जा रही, ये इधर रख के चेक करना, साइड पे नहीं, इधर फील्ड अंदर जा रही और करंट ऊपर जा रहा है, इससे थप्पड़ इधर आएगा, है थप्पड़ इधर आना चाहिए ना, देखिए इधर ही आ रहा है, करंट ऊपर है तो अंगूठा ऊपर रख दिया, ऊपर रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो थप्पड़ उधर जा रहा है, तो मतलब उधर जाने का मतलब हुआ फोर्स किधर लग रही है, बोल भाई, फोर्स इसके ऊपर इधर लग रही है, ये 1 वायर है, ये 2nd वायर है, फोर्स उधर जा रही है F1, रिपेल होंगी। अब देखना इधर देखो फिर से करंट बाहर आ रहा है, केब नीचे जाएगी, अब देखो करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है तो मुझे नीचे की तरफ वो रखना होगा, फील्ड बाहर आ रही है ऐसे, हाय देख लो, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे रिपेल करेंगे ना, एक ही तरफ फोर्स एक ही तरफ लगी तो रिपेल होती है, ऐसे आ रही तो करंट नीचे, तो थप्पड़ उधर जा रहे हैं, तो मतलब अब ये भी फोर्स जो है ना वो भी उधर ही लग रही है, तो मतलब रिपेल होंगे भाई, रिपेल, ठीक है, ये एक एक को रिपेल करेगी, ऐसा होगा। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, व्हाई डैश, तो ये ऐसा एक्सप्लेन भी करोगे, व्हाई डज द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स क्यों करता है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एंड द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल इटसेल्फ, इन दोनों की फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से लगती है, ये मैंने शुरू में बताया था। What would happen if we use slip ring to drive DC मोटर, अगर स्लिप रिंग मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि स्लिप रिंग एसी जनरेटर के अंदर है, वहां जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा रख ले, वहां पे आपको समझा दूंगा। तो चलिए बच्चों, अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैंने कहा ना ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा ही। अब सुनो,
एक्टिविटी इसमें करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसको समझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमएफ का प्रोड्यूस करवाना मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करवाने से। जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उसे हम उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करवाएं, चेंज करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज्यादा कम करवा के हम क्या करेंगे, यानी कि अगर मान के चलो ये हमारे पास कॉइल है, मेरा हाथ, अगर मैग्नेट दूर है तो इसका मतलब कम लाइन इस मेरे हाथ में से, यानी कि हाथ क्या है, कॉइल है, कम लाइंस मेरे हाथ में से पास होंगी। अगर मैं इसको पास ले आता हूं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी। तो कम पास हो या ज्यादा पास हो, तो कम ज्यादा होके ये चेंज आता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से ही इस कॉइल के अंदर ईएमएफ बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक्टिविटी आपका बैकबोन बनेगा आगे लेंस लॉ के लिए, एसी जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। तो इनको समझे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म की। एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, ये केस 1 है। मान के चले हमने ये कॉइल है, कॉइल के पास मैग्नेट को लाके रखा है, मतलब इसमें इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है, मतलब इसको मूव भी नहीं किया, इधर रखा हुआ है। तो इसका मतलब मान के चले रखा हुआ, तो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो 3 ही जाएंगे, इसमें से चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज का मतलब है कभी ज्यादा होनी चाहिए, कभी कम होनी चाहिए। चेंज का मतलब क्या है, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये चीज याद रखें, चेंज इन, कोई बोलता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब है कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब कभी ज्यादा कभी कम वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, फिर फिक्स है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कोई करंट नहीं बनेगा, और गैल्वेनोमीटर अपना उसी तरह, यानी कि नॉर्थ साउथ के लाइन में, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अलाइन होके रहेगा। जैसे इसकी जो नीडल है वो बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है इसकी कोई अलाइनमेंट नहीं है। आप इसको एक सिंगल लूप भी दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लूप्स है ना, बहुत सारे टर्न्स ली हुई है, तो बहुत सब जो टर्न लेते हैं उसमें जो एक जो टर्न होती है उसको सिंगल लूप कहते हैं। आप इस डायग्राम से समझे, या ये लूप भी बना सकते हैं, सिंगल लूप भी बना सकते हैं। अब सिंगल लूप में भी इसी तरह 3 ही जा रहे, तो 3 ही जाएंगी। जैसे ये वाला लूप है, मतलब इस तरफ जो लूप होगा, आखिरी जो टर्न होगा, जो आखिरी कॉइल की जो एक दफा घुमाना होगा, उसको सिंगल लूप बोलते हैं। तो ये सिंगल लूप बिल्कुल मतलब इसी तरह है जिस तरह इसकी लूप है। तो इसका मतलब 3 ही इसी में से जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई शो नहीं होगी। तो आप या ये डायग्राम बनाओ या ये बनाओ, आपकी मर्जी, मैंने हर एक को ऑप्शन रखा हुआ है। अब देखें, अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, मतलब कभी ज्यादा कभी कम करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करवाते हैं, कभी ज्यादा कभी कम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चेंज करवाते हैं। चेंज करवाएंगे तो इधर करंट बनेगा, जैसे यहाँ करंट 0 हो गया, उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट। क्यों? क्योंकि हमने उस करंट को क्रिएट करवाया, प्रोड्यूस करवाया, तो वो होता है इंड्यूस करंट। तो अब देखो इंड्यूस करंट क्या होता है, द करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल या इन अ वायर या इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज करवाने से जो करंट प्रोड्यूस करवाया जाता है किसी भी कॉइल या वायर के अंदर, या उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। एक नोट ध्यान ले, यहाँ पे आपको जो बुक में एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट को गलत लिया हुआ है, तो वो चीज यहाँ पे आप नोट कर ले। इन बुक डायरेक्शन ऑफ करंट टेक्स रॉन्ग, वहां पे एक में सही लिया, एक में गलत दिया, और आगे गलत हो गया, वो उसमें कंफ्यूजन होती है। तो यही जो मैं करा रहा हूँ वो ठीक है आपके लिए। तो केस 2 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, v मतलब v आगे की तरफ, मतलब मैग्नेट को आगे की तरफ, वेलोसिटी मतलब इसके आगे दी है, हमने मैग्नेट को पकड़ रखा है, इसको हम आगे की तरफ ला रहे हैं। अगर इसको आगे की तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगे, तो इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की। तो अब देखो, मतलब पहले फिक्स थी, अब कुछ ज्यादा हो रही, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होना और कम होना, ये इसको कहते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप पास लेके आए, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है पास लाने से ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा होने को चेंज बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो इस दफा करंट 0 नहीं होगा। तो हम इसी तरह ये सिंगल लूप ले लेते हैं, इस साइड वाली। अगर सिंगल लूप ले लें तो इसको पास ले आए। अब पास लाने से क्या होगा, ये सबसे अहम बात है। अब सुनो, पास लाने से ये होगा, सबसे अहम बात क्या है, रुको, पास लाने से क्या होगा करंट फ्लो करेगा। एक अहम चीज आप सॉलिनॉइड में भी हम पढ़े थे कि अब इस कॉइल की एक खास खासियत होती है कि मैग्नेटिक फील्ड में आप किसको पास लेके आ रहे हो, वही बात सबसे अहम होती है। आपने कहा सर मैं नॉर्थ पोल को ले रहा हूं, मतलब आप इसको पास कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है। तो ये जो कॉइल है ना, ये इतनी बेशरम है, बेशरम इन द सेंस मतलब है कि ये इस मैग्नेट को आने नहीं देगी पास, ऐसी बेशरम है। पास आने नहीं देगी तो फिर क्या करेगी, रिपेल करेगी, मतलब पास आने पे रिपेल कर रही है। तो मतलब आप उसको क्लोज जाना चाहते हो तो मतलब नखरे दिखाती है, दूर जाते हो तो फिर वापस बुला लेती है आपको।
कॉइल कैसे, इसको सिंपल दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ। मतलब इसको पास लाएंगे तो इसने नखरे दिखाने, यानी कि किसी के आपके पास जाते हो, मतलब आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो किसी से, तो आप उसके पास जाते हो तो ज्यादा नखरे दिखाते हैं, मतलब जितना उसके पास जाएंगे तो उतना नखरे 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 उठाने पड़ेंगे आपको। तो इसका मतलब ये कॉइल पास आती है तो मतलब नखरे कैसे, इसको बोलेंगे दूर भाग दूर भाग। तो इसका मतलब दूर भागने के चक्कर में ये इधर एक पोल क्रिएट करवाएगी। कौन सा पोल, यानी कि नॉर्थ पोल। क्योंकि नॉर्थ पोल हमने कहा था पिछले सोलेनाइड से, मैंने कहा था ये आपका बैकबोन बनेगा। कहीं पे अगर नॉर्थ पोल बनना है तो वहां पे करंट कैसे फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका बैकबोन था। अगर मैंने कहा साउथ पोल बनना है तो आपका करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। अब इसने बेशर्मी दिखानी है, मतलब इस कॉइल ने अगर बेशर्मी दिखानी है तो कॉइल को नॉर्थ पोल बनाना होगा ताकि इस आने वाले मैग्नेट को दूर भगा सके। और इस मैग्नेट को ये रिपेल करने के लिए क्या करेगी, ये यहाँ अपना एक नॉर्थ पोल बनाएगी, नॉर्थ पोल। अब सुनो, ये आ रहा है तो इसको रिपेल करेगी, तो इसको यहाँ नॉर्थ पोल बनाना होगा। कौन सा पोल बनाना होगा, सुनो, नॉर्थ पोल बनाना होगा। नॉर्थ पोल बनाने के चक्करों में इस कॉइल के अंदर करंट कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ऐसे ले जाऊं, सुनो, अगर ये आपके पास कॉइल है, मैं ऐसे ऐसे करंट बना दूं तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, तो फिर तो यहाँ साउथ पोल बनेगा। तो मुझे क्लॉकवाइज नहीं बनाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे बनाना होगा, ऐसे करंट बनाना होगा। समझिए, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये करंट, ठीक है। क्लॉकवाइज होता तो नीचे आता, तो ये करंट ऐसे आएगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर ऊपर उस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिफ्लेक्ट करवाया, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ऊपर जाएगा। तो मतलब गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो यहाँ से ये यहाँ पे भी ये करंट इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस बात को रिपीट करके पीछे करके देखो, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे आएगा। तो ये आपकी डायरेक्शन बनेगी। बुक में ये डायरेक्शन गलत दी हुई है तो इसको ठीक करो। तो मैंने कहा करंट विल नॉट जीरो बिकॉज करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फॉर्म अ नॉर्थ पोल, करंट इधर नॉर्थ पोल बनाएगी कॉइल, एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन राइट साइड, उस तरफ जाएगी। इजी पीजी। तो एक चीज याद रखो यहाँ पे, मेन चीज क्या याद रखनी है कि वेन एवर देयर इज फ्लो करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन नॉर्थ पोल विल बी फॉर्म। ठीक है, नॉर्थ पोल बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना होगा। कॉइल के अंदर खुद ब खुद एक करंट प्रोड्यूस हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आप मैग्नेट को पास लेके आए थे, पास लाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा या कम हो तो इसको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से जो करंट बनता है उसे इंड्यूस करंट का नाम दिया था हमने यहाँ पे। अब लास्ट केस से, इसमें केस 3 है, हमने वही सोलेनोइड को अब दूर लेके जा रहे हैं। भाई इसने बेशर्मी दिखाई ना, इसने कहा आपकी फ्रेंडशिप को इसने तोड़ दिया। तो अब आप क्या करोगे, फ्रेंडशिप को जब तोड़ दिया यानी कि नखरे दिखाए, तो आप सोचोगे मन ही मन में, मतलब दिल में सोचोगे यार छोड़, दूर ही जाते हैं इनसे, तो आप दूर जा रहे हो। तो आप मैग्नेट हो, आप दूर जा रहे हो, और कॉइल क्या है आपकी, वो जो आप जिसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब आप इसको दूर लेके जा रहे हैं, आप दूर जा रहे हो, तो इसका मतलब ये कहेगी भाई आजा। आने के लिए इनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए इसको अपोजिट पोल बनाना पड़ता है। नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसको साउथ बनाना पड़ेगा। ये अपोजिट भी हो सकता है। अच्छा, आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं, इधर कॉइल बनाएंगे, मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें इधर इसको साउथ बनाना होगा। जैसे ये भी मैंने बोला यहाँ पे ये दूर जा रहा है, तो बोला दूर मत जाओ, ठीक है, तुसी न जाओ, वो डायलॉग बनता है। तो ये इधर साउथ पोल बना लेगा। साउथ पोल बनाने के चक्करों में मैंने कहा था क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना चाहिए। तो अगर ऐसे नीचे आता है करंट, ऐसे करंट नीचे आता है तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ से यूं होगा, यहाँ से यूं, इस तरफ डिफ्लेक्शन होगी और ये जाएगा ऐसे। तो ये इधर भी करंट ऐसे जाएगा, देखिए इधर से उस तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से यूं यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं होके यूं आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सही है। तो आप लिखोगे करंट फ्लो विल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फॉर्म ए साउथ पोल एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, या लेफ्ट साइड बोलोगे। तो कंक्लूजन बहुत अहम है इसका। कंक्लूजन ये है कि सो वेदर इज अ रिलेटिव मोशन, इसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। कभी मैग्नेट को पास लेके आते हो, कभी दूर लेके जाते हो, तो इसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है, कॉइल के लिहाज से आप मूव कराते हो, लाजमी नहीं सिर्फ मैग्नेट को मूव कराए, आप कहीं पे मैग्नेट को रखो और कॉइल को मूव कराए, यही बात है ना। अब आप क्या हो गया, अब आपकी जो फ्रेंड है वो क्या कर रही है, वो आपके पास आ रही है, तो आप नखरे दिखाओगे, तो मतलब फिर वही बात होती है। ठीक है, दोनों तरफ से, आप लोगों की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ये बात हो सकती है। सो रिलेटिव मोशन होगी बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, दैट ईएमएफ विल इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट ईएमएफ बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है।
ठीक है, या इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा, मतलब इंड्यूस करंट बनने से पहले इंड्यूस ईएमएफ बनता है भाई। ईएमएफ मींस बैटरी जैसा, तो बैटरी होगी तो करंट होगा ना, तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो इंड्यूस करंट बनेगा, समझ गए। तो इंड्यूस ईएमएफ विल प्रोड्यूस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला है आपके बुक में, ईएमएफ की जगह वो लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल प्रोड्यूस, ठीक है। तो कॉइल यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट दैट ईएमएफ विल अपोज इट्स सोर्स, मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपने सोर्स को अपोज कर ले रहा है। जहां पे इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, इंड्यूस करंट बन रहा है, तो सारी सी बात है, और साथ में क्या भी बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ भी बनेगा। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज कर रहा है अपने सोर्स को। भाई ये जो इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर पहले तो नहीं था, जैसे ये मैग्नेट फूका हुआ था, नहीं था, जब हमने मूव कराया तो आया, तो मतलब तो आया, तो इस बात का क्या मतलब है, तो आने की वजह क्या थी, आने की वजह ये थी क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ बनने का सोर्स कौन है, मैग्नेट है, मैग्नेट ने मूव किया, मैग्नेट ने मेहनत की, आगे पीछे आया, तो मैग्नेट की बदौलत, यानी कि मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो जो कॉइल है, वो जो कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है वो अपने सोर्स को ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अपोज इन द सेंस मतलब पास आ रहा है तो रिपेल कर रहा है, दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अपोजिशन जो इसकी है, ये लेंज लॉ की स्टेटमेंट बनती है। लेंज लॉ की स्टेटमेंट भी यही है कि लेंज लॉ ये कहता है कि जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट है वो उसको अपोज करता है, यानी इंड्यूस करंट जो अपने सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसको अपोज करेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब फैक्टर क्या है इफेक्ट करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ, ये पूछ सकते हैं। इंड्यूस ये एक फार्मूला होता है, आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, फैराडे लगा, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न, जितनी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी यूनिट टाइम में, उतना ही इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। जितना कॉइल की लेंथ ज्यादा होगी उतना इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। ये मैंने नोट्स में सारी बातें लिख रखी है, वहां से आप देख लेना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो चलो बच्चों, अब देखें लेंज लॉ पढ़ते हैं। आप लेंज लॉ के स्टेटमेंट से परेशान मत होना, क्योंकि आपने पीछे पढ़ रखा है, वही चीजें हैं, मैंने डायग्राम भी वही यूज कर रहा हूं लेंज लॉ को समझने के लिए। कि लेंज लॉ क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल या सर्किट इज ऑलवेज, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होती है वो या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। वजह क्या है, क्लॉकवाइज इसलिए होगी कि अगर साउथ पोल बनाना हो, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए होगी अगर नॉर्थ पोल बनाना हो, ठीक है। ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस, या उस कॉज को अपोज करना चाहिए, चाहता है जो जिसने इसको पैदा किया है, मतलब जब करंट को किसने पैदा किया, मैग्नेट ने, मैग्नेट की रिलेटिव मोशन ने, तो उसी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन PYQ है, मतलब पुराने सालों में पूछा गया है, ठीक है, वो देखें कैसे पूछे। स्टेट लेंज लॉ एंड शो दैट लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ये पूछते हैं शो दैट द लेंज लॉ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक ही बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे ये मैनिफेस्ट कर रहा है, कैसे उसको मतलब फॉलो कर रहा है, उसी चीज को वो करना है। तो ये आपका मेन चीज है, इसको आप काम की चीज समझे। नॉर्थ पोल होगा एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल होगा क्लॉकवाइज। अब सुनो, ये केस तो आपको मैंने बता रखी थी, क्या होता था, पास आने पे रिपेल कर रहा था, रिपेल करने के चक्कर में यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना पड़ता है, नॉर्थ पोल के चक्कर में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना होगा, ठीक है। सिंगल लूप में भी देखोगे तो यही नॉर्थ पोल बना के इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो आपने क्या सोचा था, करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके आगे ये बात ऐड कर दो बस, एंड फॉर्म अ नॉर्थ पोल बनाएगा। देन ये बात लिखनी, नॉर्थ पोल बना के देन कॉइल डेवलप ए नॉर्थ पोलैरिटी, बिकॉज नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, बिकॉज कॉइल डेवलप ए नॉर्थ पोलैरिटी, यहाँ पे देन न लिखो बल्कि बिकॉज लिखो, बिकॉज कॉइल नॉर्थ पोल बनाएगा, ऐसी बात तो नहीं कहनी है ना। पीछे हमने कहा था गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, अभी गैल्वानोमीटर से कोई लेना देना नहीं है, अब ऊपर की बात है। बिकॉज कॉइल डेवलप ए नॉर्थ पोलैरिटी एंड अपोज या रिपेल द मोशन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, इसके मोशन को अपोज करेगी या रिपेल करेगी, तो ये बात आपने लिख दी, सेम चीज। नेक्स्ट चलो, केस 3, ये भी मैंने चेंज नहीं किया, इसको दूर लेके जा रहे थे तो ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये बात थी ना। अब देखो वही सिंगल पर दूर जाने पे अट्रैक्ट कर रहा था, तो हमने कहा करंट जीरो नहीं होगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और साउथ पोल बनाएगा, बिकॉज कॉइल डेवलप ए साउथ पोलैरिटी, क्योंकि साउथ पोलैरिटी डेवलप करेगी, अपने अंदर बनाएगी साउथ पोलैरिटी। बहुत सिंपल लफ्जों में लिखा है आप लोगों की, इतने सिंपल लफ्ज आपके बुक में नहीं मिलेंगे। साउथ पोलैरिटी एंड अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, इस नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे ऊपर मैंने अट्रैक्ट लिखा है तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ से आगे ये बात बहुत अहम आ गई कि कैसे मैनिफेस्ट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हम तो वर्क डन कर रहे हैं, सुनो हम तो वर्क डन कर रहे हैं, हम आगे ले जा रहे हैं, पीछे ले रहे हैं, हमारा वर्क किधर जा रहा है,
हमारा जो वर्क डन है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होना चाहिए ना, वो वर्क कहीं ना कहीं कन्वर्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बोले बस हम वर्क ही कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी जो है ना, कॉइल को मूव कराने पे, मैग्नेट को मूव कराने पे, ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये कहाँ जा रही है, आखिर जाए कहाँ रही है। तो सवाल आया भाई, ये एनर्जी कहीं नहीं जा रही, बल्कि यही एनर्जी जाके वो इंड्यूस करंट जो है, वो एनर्जी आप जो एनर्जी दे रहे हो मूव करवा के, या आप जो एनर्जी दे रहे हो मूव करवा के, यानी वर्क आप जो वर्क कर रहे हो वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अट्रैक्ट द नॉर्थ पोलैरिटी सिंस वर्क हैज टू बी डन, वर्क हो रहा है, हैज टू बी डन हो रहा है। इन मूविंग मैग्नेट अवे आर टूवर्ड्स द कॉइल, work has to be done while either you are moving magnet towards the coil or either you are moving magnet away from the coil. In both scenario or both cases work has to be done, ठीक है। that work done will appear as electrical energy, वही work done electrical energy में appear होगा, electrical energy that is in form of induced current, therefore law of Lenz's law is according to एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। एक क्वेश्चन को आंसर तो हमने कर ही दिया, तो चलिए बच्चों अब देख जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें यूजिंग कॉइल ऑफ वायर एंड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है और कॉइल है, तो ये पीछे जो एक्सपेरिमेंट हमने किया वही एक्सपेरिमेंट आपके लिए बहुत है, वो है, काफी है। What factor influence the strength of induced electromagnetic field? Induced EMF में कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न्स करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी चेंज हो रही है वो डिपेंड करती है, और लेंथ ऑफ कॉइल डिपेंड करती है, और ये चीजें हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। स्टेट लेंस लॉ एंड शो दैट लेंस लॉ इज अकॉर्डेंस या मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हो गया, पीछे कराया था। इसी को एक और तरीके से आपको लफ्जों की हेर फेर करके आपके लिए परेशानी बना सकते हैं, वो ये है कि स्टेट लेंस लॉ राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये अगर पूछने तो वो हैरान होते भाई कहाँ से सिग्निफिकेंस ले आए, तो यही सिग्निफिकेंस है कि एनर्जी कंजर्व हो रही। व्हाट, अच्छा ये PYQ है, लेकिन ये मैंने पिछले उसमें कराना था, लेकिन अभी यहाँ पे आएगा। व्हाट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन DC मोटर, DC मोटर आर्मेचर कॉइल ऑफ DC मोटर, मतलब जो कॉइल के अंदर जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं उनका क्या काम है, वही आपके पास काम बताया था मैंने, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करवाती है। अच्छा ये देखो अभी when you are pushing, अब सब कुछ बता रहा है यहाँ पे आपको, पुश अ बार मैग्नेट। जब आपने एक कॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, उस कॉइल के पास आप एक बार मैग्नेट लेके आते हो, मतलब सिंगल कॉइल पड़ी हुई है, सिंगल, ये सिंगल कॉइल थी ना, यहां गैल्वानो लगा लो, ये सिंगल कॉइल है। अब सिंगल कॉइल पे ले आते हो, पास ले आते हो, तो नॉर्थ पोल पास लाए और साउथ पोल, तो आप लाते हो तो आपको रिपल होना पड़ता है। क्यों बोल रहे हैं? यू फील अपोजिंग फोर्स इफ द बार मैग्नेट पुश, अपोजिंग फोर्स क्यों, व्हाई यू फील अपोजिंग, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट भी डाल सकते हैं। देन व्हाई यू फील अपोजिंग फोर्स, तो बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा यहाँ पे, फिर नॉर्थ पोल बनाएगी और रिपेल करेगी। ये पूछा नहीं है इसने खुद बता दिया, बस अपोजिंग फोर्स लग रही है, मतलब आप रिपेल हो रहे हो। इफ दिस मैग्नेट इज पुश टुवर्ड्स कॉइल ऑफ मेनी टर्न, अब ये एक सिंगल टर्न के लिए किया, अब बहुत सारे टर्न्स के आप पास ले आते हो मैग्नेट को, तो आप ज्यादा अपोजिंग फोर्स में चले जाते हो। देखें मेनी टर्न्स, नो यू विल फील ग्रेटर अपोजिंग, व्हाई, आप ज्यादा अपोजिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमने कहा था इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट ज्यादा बनेगा इधर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, क्योंकि हमने फैक्टर्स में पढ़ा है नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने पे इंड्यूस EMF ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल बात है भाई, आपको और एक्स्ट्रा भी समझा दिया। सपोज यू हैव ए कॉइल ऑफ वायर एंड बार मैग्नेट, आपके पास एक कॉइल है और एक बार मैग्नेट है। अच्छा ठीक है, कह रहा है डिस्क्राइब यू कटकू देन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, आप इसको कैसे जनरेट कराएंगे? इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाना है तो बार मैग्नेट को हम रिलेटिव मोशन देंगे towards and away from the coil. When we move bar magnet, when there will be a relative motion between coil and magnet, then the current will produce in a coil. ऐसे कैसे होगा ये आपको बताया। अगर आप कम मार्क के हिसाब से आप इसको लेंथी करके भी लिख सकते हो, शार्ट करके भी लिख सकते हो, आप तक है। तो चलिए जी बच्चों, अब करते हैं डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत दिमाग खपाने वाला और बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, यानी कि ये क्या करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी कैसे? जैसे हम इसको घुमाते हैं, यहाँ पे एक्सेल होता है, क्योंकि आगे पीछे टरबाइन भी होगा। अगर आप उसकी बात करते हो डैम वगैरह की बिजली, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है जहां पे टरबाइन घूमता है, तो टरबाइन की वजह से कॉइल घूमती है। कॉइल कहाँ घूमेगी? बिटवीन परमानेंट मैग्नेट्स। तो उस कॉइल का घूमना क्या है? मोशन है।
काइनेटिक एनर्जी है कॉइल के अंदर? हाँ सर है। तो वही एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाहर हम गिलवानो लगाएंगे तो गिलवानो हमें बता देगा कि करंट आया या नहीं आया। अगर बाहर करंट आया तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे करंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है, बिजली बन रही है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पिछला वाला अच्छे से समझ लिया लिखा, तो अब आगे के जो बैकबोन बनेगा आपको ट्रांसफार्मर सब इजी लगने वाले। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या होगी? तो सबसे पहले बोलेंगे एबीसीडी को हमारे पास रोटेटिंग कॉइल है जो तो रोटेट कर रही है बिटवीन टू परमानेंट मैग्नेट्स, ऐसा बोल दोगे। पी एंड क्यू आर स्लिप रिंग्स, पीछे हमने पी एंड क्यू को स्प्लिट रिंग्स बोला था, तो यहाँ पी एंड क्यू को स्लिप रिंग्स बोलेंगे। स्प्लिट रिंग में हाफ वो होता है, सेगमेंटेड होता है, मतलब आधा सी बनता है। और स्लिप रिंग में क्या है? पूरा आपके पास क्या होता है? ये पूरा आपके पास कॉइल बनती है, यानी पूरा 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 सर्कुलर होता है। लेकिन डिफरेंसेस हम करेंगे इसके, और दोनों का अलग अलग काम है, वो आप याद रखें यहाँ पे। अब यहाँ पे कहने वाली बात क्या है वो समझे कि बुशेस एक्सटर्नली कनेक्टेड है गैल्वानोमीटर से, ये कॉइल घूमेगी और ये। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद ये रखें आपके पास कि पहले ये होता था कि ये पी स्लिप रिंग्स आके जो ना पी जो स्लिप रिंग है उसमें स्प्लिट रिंग जो है वो क्यू के साथ कंटेक्ट, वाई के साथ कंटेक्ट हो जाता था इन केस ऑफ स्प्लिट रिंग डीसी मोटर में, और ये जो क्यू वाला है ना एक्स के साथ कंटेक्ट होता था। यहाँ ये काम नहीं है, यहाँ कंटेक्ट किसी के साथ नहीं होगा, उसी के साथ ही कंटेक्ट होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट फिर भी चेंज होगी। कैसे होगी ये चीज देखें आगे क्वेश्चंस में हम समझेंगे। इसको अच्छे से ग्रिप कर लो ऐसे जनरेटर को, इसके क्वेश्चन आपको हलवा बनने वाले। तो कंस्ट्रक्शन गपशप थी, अब इसकी वर्किंग और ग्राफ को देखना। इसके लिए हमारे पास ये कॉपी है, ये बहुत मुफीद है, ये मतलब आपको बहुत फायदे दे रही है आज के दिन के। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एबीसीडी कोई कॉइल है, ठीक है। अब एबीसीडी कोई कॉइल है तो हम एबीसीडी को बनाते हैं, सब कुछ काम लिखा हुआ है। देखो अगर ये एबीसीडी कोई कॉइल है देखो यहां पे हमने कह दिया ये ए है और ये क्या है? बी है, और यहाँ पे ये क्या है? सी डी है, मतलब ये सी है और ये डी है, और ये ऐसे भी कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा समझ नजर आ रहा है? नजर बैठू? हाँ सर नजर आ रहा है। अच्छा अब होगा क्या, पहले ये ऐसे पड़ी हुई थी तो हम इसको रोटेशन देंगे, खुद से घुमाएंगे, ठीक है, खुद से घुमाएंगे। वहां तो टार्क बनता था फिर घूमती थी इन केस ऑफ डीसी मोटर, उसके साथ रिलेट करें यहाँ पे आसान होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे व्हेन एक्सल, ये एक्सल होता है जो इनको घुमाने में मदद करता है। एक्सल अटैच विद स्लिप रिंग्स रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। अगर आप इसको चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, बाज बुक इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देती है, तो यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। अब क्लॉकवाइज रोटेशन देने का मतलब क्या है? अगर ये ए बी सी डी है, जैसे ए बी यहाँ पे, वहां पे मैंने ऐसे बनाया, सी डी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे बनाया, तो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या मतलब होगा? अगर मैं ऐसे घुमाने लग जाऊं, सुनो, ऐसे घुमाओ यानी कि ऐसे घुमाओ, यानी ऐसे घुमाओ तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ऐसे घुमाओ तो ये क्या बनेगा? क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो ऐसे घुमाने से सीडी ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे चला जाएगा, ठीक है। सीडी किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और ए बी नीचे चला जाएगा। मैं पीछे वाली साइड पे भी बना लेता हूँ, खैर पिछले वाली साइड की जरूरत है होगी। अब सुनो, ये भी नजर आ रहा है ना? देखो ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे रखा मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ऐसे रोटेशन, अगर हम इसको एक्सल को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे होगा, ऐसे होने से ए भी ऊपर आएगा, सीधी नीचे चला जाएगा। खैर हमारे बुक में क्लॉकवाइज रोटेशन दी है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो मतलब ये ऐसे ऊपर आएगा, मतलब ये ऐसे ऊपर आएगा, तो मतलब सी भी ऊपर आएगा, बी ए भी नीचे चला जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो मतलब ये हाफ रोटेशन कब होगा? हाफ रोटेशन तब होगा जब ये साइड पलट के ये साइड आ जाएगी, इसको हाफ रोटेशन कहते हैं। तो मतलब हाफ रोटेशन मैंने कहा है फॉर हाफ रोटेशन, एक हाफ रोटेशन में क्या होगा? सी डी मूव्स अप, जैसे ये है ना, तो सी डी ऊपर आएगा, लेकिन ये ऊपर है और ए बी नीचे है, तो यहाँ पे मैंने सी डी ऊपर बनवाया हुआ है और ए बी नीचे बनाया है, ठीक है, यानी कि ऐसे बनाया है, सी डी ऐसे बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक काम आती है, आप सेकंड ईयर में पढ़ते हो कि जो कॉइल है इसका एक एरिया वेक्टर भी होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, कॉइल भी, कॉइल के अंदर करंट तो स्केलर होता है, लेकिन हम इसलिए कॉइल के एरिया को वेक्टर लेते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है, वैसे एरिया स्केलर होता है, यहाँ पे एरिया को वेक्टर लिया जाता है। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो कॉइल का एरिया ऊपर होगा,
ऐसे रखा हुआ है तो कॉइल का एरिया ऊपर है, ऊपर एरिया वेक्टर मतलब कोई भी प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होता है। ये अगर एक प्लेन है कॉइल, इसके परपेंडिकुलर एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो अगर ये ऐसे रखा हुआ तो एरिया वेक्टर ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर जा रही है। तो एरिया वेक्टर ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से उधर जा रही है। ठीक है, ये चीज याद रखें, ये आगे बैकबोन बनेगा आखिर में, ये ग्राफ समझने के लिए, ग्राफ समझने के लिए। अब सुनो, ऐसे है, मैंने क्या क्या रोटेशन दी, क्लॉकवाइज रोटेशन दी, तो ये यू हो जाएगा। हाँ सर यू हो गया। तो सी डी मूव्स अप, मूव अप किया, यानी सी डी ऊपर आया, सी डी क्या हुआ, ऊपर आया। मूव्स अप का मतलब है सी डी ऊपर आ गया। अब सुनो, सी डी जब यहां पे आएगा, सी डी ऊपर की तरफ आने से क्या होगा, सी डी की कॉइल ऐसी आएगी, मतलब सी डी ऐसी हो जाएगी। ऐसे होगी तो सी डी के सामने कौन है, आप बोलेंगे सर जी सी डी के सामने नॉर्थ पोल है। तो कॉइल है, कॉइल को क्या चाहिए होता है, रिपेल करना होता है कॉइल को। यानी देखो क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, रिपेल होगी, ये चीज देखे, इंड्यूस करंट बनेगा। जब सीडी ऐसे आएगी तो मतलब सीडी के सामने यू आएगा, तो मतलब यहां नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल है। तो अब यू समझिए नॉर्थ पोल है तो कॉइल तो नॉर्थ पोल के सामने आके क्या करेगी, कॉइल नखरे दिखाएगी। हमने पीछे पढ़ा है इंड्यूस ईएमएफ में। तो अब इसमें नखरे दिखा के यहां पे भी ये क्या बनाएगी, सुनो, यहां पे अब बनेगा, इसको रिपेल करने के लिए यानी अट्रैक्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। मतलब जो सीडी में जो करंट है, अब यहां पे देखें, इंड्यूस करंट फ्रंट अपवर्ड, यानी कि सीडी में जो करंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे करंट आएगा। अब ये करंट कैसा है, अब ये करंट कैसा है, बोलो भाई, ऐसे जा रहा है तो आपको कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, ऐसे जाता हुआ ऐसा लग रहा है। देखो इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, या क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अब क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करेगा, सीधी में करंट ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, तो यहां पे क्या होगा, देखो क्लॉकवाइज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। क्लॉकवाइज करंट लग रहा है तो इसका मतलब कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, सही है। इधर साउथ पोल बन गया। साउथ पोल बनने की वजह से ऐसे रोटेशन भी तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा और साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनने से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ ड्राम हो जाएगा। देखो ऐसे था, ऐसी हो गई थी, आपने रोटेशन भी ऐसे हो गई थी कॉइल, तो अब आप यहाँ पे साउथ पोल बनने की वजह से ये अट्रैक्ट होगा और ये ड्राम नीचे गिर जाएगा, तो गिर के ये बन जाएगा, समझ गए। तो हो क्या रहा है, मैंने कहा यहां पे, अब यहां पे देखिए ये वर्किंग है इसकी, फ्लो करंट फ्लो अपवर्ड, यहां पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो किया और ए बी मूव्स डाउन, ए बी नीचे की तरफ आया और करंट फ्लो डाउनवर्ड, ए बी में करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। तो यही चीज अब जब कॉइल ऐसे थी, ऐसे से ऐसे हो गई, तो इसका मतलब है अभी भी करंट चेंज नहीं हुआ, करंट की डायरेक्शन आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती है, अभी भी ऐसा हो गया। तो याद ये रखें, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब क्या है, बाहर से। जैसे अगर मैंने यहां पे करंट बनाऊं तो ये करंट ऊपर की तरफ होगा और ये करंट नीचे ऐसे आ रहा है। अब ये करंट आके कहां से कहां फ्लो कर रहा है, क्यू, क्यू जाएगा, देखो ऐसे आएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, क्यू से ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ पी की तरफ जाएगा, यानी कि क्यू से पी जाएगा, क्यू स्लिप रिंग से क्यू की तरफ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे करंट आके ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे। तो मैं बोलूंगा बाहर करंट कैसे हो रहा है, एक्सटर्नली करंट विल फ्लो फ्रॉम क्यू टू पी, यानी क्यू से पी जा रहा है हाफ रोटेशन में। अब नेक्स्ट हाफ रोटेशन में यहां करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब नीचे की तरफ जाएगा और इसकी बदौलत क्या होगा, इसकी बदौलत दोबारा से ये अपनी रोटेशन कंप्लीट कर जाएगी। देखना करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स का चक्कर नहीं है, इंड्यूस करंट का चक्कर है। अब देखो आफ्टर हाफ रोटेशन सी डी मूव्स डाउन, देखो अब ऐसे हुआ था ना, ऐसे हो गई थी, इस तरह हो गई थी। तो अब देखो यहाँ ए बी और सी डी इधर लिखा है। अब देखो अगर मैंने कहा ऐसे रोटेशन से वापस ऐसे हो जाए तो ये रोटेशन ना हुआ, रोटेशन कैसे होगा, अब देखें ऐसे रोटेशन है, ऐसे रोटेशन हो गया, मजीद ऐसे होना चाहिए, मजीद ऐसे होना चाहिए तो रोटेशन कहलाएगा। अब सुनो दोबारा से, अब ऐसे रोटेशन है, इसमें ऐसे रोटेशन में ए बी नीचे चला गया था, सी डी ऊपर आ गया था। अब ये हाफ रोटेशन हो गया, मतलब यहां तक आप आ गए थे। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ए बी, अब देखो इसमें इधर आना है, क्योंकि मैंने कहा था ना रोटेशन अगर ऐसे होके ऐसे होगी तो ये रोटेशन हो गया, लेकिन वापस पीछे जाए तो ये वॉबलिंग हो गया। अब सुनो अब क्या होगा, मैंने कहा ऐसी थी, इससे ऐसे हुआ, तो अब इस ए बी को ऊपर उठना होगा, एक ही रोटेशन होगा, देख ऊपर उठा, ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा तो रोटेशन होगा। तो ए बी मूव्स अप एंड सी डी मूव्स डाउन, सी डी मूव्स डाउन
देन करंट फ्लो डाउन, करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा। CD मूव्स डाउन, AB मूव्स अप। तो यहाँ पे अब इसको साउथ पोल बनाना होगा, इसको साउथ पोल दोबारा से यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आया तो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल बनने के लिए एक क्लॉकवाइज करंट बनना चाहिए, तो क्लॉकवाइज करंट बन गया। क्लॉकवाइज करंट बन के इंड्यूस करंट बन रहा है, तो आप यूं बोलोगे, करंट नहीं बोलना बल्कि इंड्यूस करंट विल फ्लो डाउनवर्ड। देखो CD में जो इंड्यूस करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और AB मूव्स अप, AB ऊपर की तरफ मूव किया, इंड्यूस करंट फ्लो डाउनवर्ड। AB में करंट नहीं, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड होना चाहिए, किधर लिखा है, मूव्स अप, हाँ, इंड्यूस करंट फ्लो अपवर्ड, उधर डाउन लिखा है ना, इधर अप लिखोगे। देखो ये ऊपर आया तो इंड्यूस करंट अप ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। अब सुनो, पहले इंड्यूस करंट नीचे फ्लो कर रहा था, अब AB में जब पहले था तो तब नीचे फ्लो कर रहा था, अब अगले रोटेशन में AB में करंट ऊपर जा रहा है। तो अब होगा क्या, इससे सुनो, इधर CD से करंट आता हुआ, CD के साथ कौन था, Q था, Q था या P था, CD के साथ स्लिप रिंग कौन सा था, CD के साथ P था। तो अगर यहाँ पे P वाला स्लिप रिंग है और यहाँ पे Q वाला स्लिप रिंग है, तो करंट ऐसे आएगा, AP से होता हुआ एक्सटर्नली Q में जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक्सटर्नली इंड्यूस करंट फ्लो फ्रॉम P टू Q, P से Q जाएगा, समझ गए। सिमिलरली आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इंड्यूस करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये इंड्यूस करंट चेंज करता रहेगा, ऐसे सामने आया साउथ पोल बनाया, ऐसे आया सामने आया साउथ पोल बनाया, ऐसे सामने आया साउथ पोल बनाया। अब कोई समझ तो गए होंगे। देयरफॉर दैट करंट नेम एज अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए इसका ग्राफ समझना, मैंने कहा था आपकी बैकबोन क्या थी, यहाँ पे मैंने बोला था बैकबोन के लिए एक चीज बोली थी, हाँ, एरिया वेक्टर। अब सुनो, यहाँ पे ये इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होता है, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे जाके कहीं ना कहीं। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू ई मैक्सिमम इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे दो चीजें, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ऐसे कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, मैंने कहा था एरिया वेक्टर ऊपर होता है वैसे। अगर कॉइल ऐसी हो जाती है तो इसका एरिया वेक्टर उधर चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर चली जाती है। तो इस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 होता है, 90 नहीं है, वैसे परपेंडिकुलर हो गई है, कॉइल परपेंडिकुलर हो गई है, लेकिन कॉइल का एरिया वेक्टर भी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 होगा। साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 पे 0 होता है, तो इसका मतलब है इधर बिल्कुल ग्राफ में इस जगह पे नीचे होगा। अब देखो जब जब इधर उठेगा ग्राफ टॉप पे, इधर मैक्सिमम होता है, इधर 0 होता है, इधर क्या होगा, 0 होगा, इस जगह पे भी 0 है, इस जगह पे भी 0 है, और इधर भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम है, और इधर फिर क्या है, 0 है। अब सुनो इस बात को कैसे कैसे, मैंने कहा जब ऐसा है तो इसका मतलब 0 ईएमएफ है, तो इसका मतलब है इसके लिए यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे आएगा। जब ऐसी कॉइल है इस तरह है तो इस तरह ग्राफ यहां बनेगा। अब जब कॉइल ऐसी हो जाएगी, देखो ऐसे पलट के ऐसी हो जाएगी, तो अब एरिया वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो साइन 90 हो रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है तो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे पुट करो, एंगल में पुट करो तो मैक्सिमम, इसलिए ग्राफ ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ दोबारा से ऐसे हो रहा है, तो दोबारा ऐसे होने से 0 होगा एंगल, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। दोबारा ऐसे हो रहा है तो 90 होगा एंगल, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो ये हो गया और ये ग्राफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ आई। अब इस पे बेस क्वेश्चन नहीं, ट्रांसफार्मर करते हैं, फिर इन दोनों पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो बच्चों अब जाते हैं ट्रांसफार्मर, बहुत हल्का टॉपिक है, ऐसा मुश्किल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है एज कम्पेयर टू एसी जनरेटर। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन या विच इंक्रीज और डिक्रीज दी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो ऐसी वोल्टेज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दे तो उसको हम, क्योंकि एसी करंट बन गया था ना जनरेटर से, अब उसी एसी करंट को हम ट्रांसफार्मर, जो घर हमें मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होते हैं, आगे स्टेशंस में ट्रांसफार्मर होते हैं, इन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू हम वही एसी जो जनरेटर से बना है उसी को पास करवाते हैं, ठीक है। जैसे डैम वगैरह में तो भी जनरेटर होते हैं, वहां पे जो कॉइल है उसको रोटेट करवाने के लिए पानी ऊपर से फेंक दिया जाता है, वो पानी रोटेट करवाता है, कॉइल अंदर घूमती है, फिर इंड्यूस करंट बनता जाता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही वाला वर्किंग प्रिंसिपल। मान लीजिए एसी सोर्स का सिंबल होता है, जहां से प्राइमरी कॉइल का करंट, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, जो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा उसको आईपी कहेंगे। जो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होगी, क्योंकि हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करवाते हैं, तो उस वोल्टेज, जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में होती है उसे प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज अक्रॉस वीपी, प्राइमरी वोल्टेज। एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल।
इसी तरह अब देखो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, क्योंकि इसका वर्किंग भी यही है। व्हेन वी फ्लो करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, देन ड्यू टू इंड्यूस करंट मैग्नेट, जब अब ये कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो कॉइल मैग्नेट बन जाती है, आपको पता है, ये पीछे पढ़ के आए हो। तो कॉइल अगर मैग्नेट बनेगी तो कॉइल विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, देयर मैग्नेटिक फील्ड विल चेंजेस कंटिन्यूअसली। अब कॉइल में करंट चल रहा है तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज क्यों होगी? क्योंकि कॉइल के अंदर एसी चल रहा है। तो एसी, अब ये चीज मेन चीज आती है, आपसे पूछते भी हैं बार दफा, ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट करता ही नहीं करता है, ठीक है, कैन ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डीसी करंट, ये सवाल बहुत फेमस है। अब डीसी पे न करने की वजह भी यही होती है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी कॉइल में हम करंट देते हैं वो एसी होता है, तो वो एसी करंट जाएगा तो कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे डीसी जाए चाहे एसी जाए दोनों सूत्रों में बनाती है। लेकिन एसी के जाने से कुछ अलग होता है। वो अलग क्या होता है कि एसी खुद अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज्यादा हो सकती है, आपको पता है ये, क्योंकि हम वहां भी मैग्नेट को मूव करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कर सकते हैं ना। आप मैग्नेट को ना करें, बास बुक्स में लिखा हुआ, ये बाकी पुरानी बुक्स में भी होता था, ये केपी के बुक्स में भी है कि आप मैग्नेट को मूव करवाने के बजाय आप नीचे क्या लगा दें, एक रियोस्टेट लगा दें। रियोस्टेट लगा दें तो वो एसी करंट बनता है, या अल्टरनेटिंग करंट लगा दें तो अल्टरनेटिंग करंट खुद अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाने के लिए मैग्नेट को मूव करवाना पड़ता था। अगर आप करंट को चेंज कर ले रहे हो, करंट मतलब ऐसा करंट है जो एसी है, जैसा एसी जैसा है, तो करंट को चेंज कर ले रहे हो तो फिर तो आप मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद चेंज होगी, खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। बट इन केस ऑफ डीसी करंट, the DC current direction is not changes, therefore the magnetic field line across primary coil will not change. So due to change in magnetic field in a primary coil, similarly ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है वो चेंज अक्रॉस दी सेकेंडरी कॉइल भी होगी। यहाँ पे करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल विल चेंजेस। प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो रही, वही कम ज्यादा का असर इसको भी पड़ेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल विल आल्सो चेंजेस। इन अ रिजल्ट द इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस इन अ सेकेंडरी कॉइल, और इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ को वीएस बोलते हैं, यानी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ वोल्टेज ही होता है एक तरह से। तो आपने ये कर लिया। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर इक्वेशन है एनएस बाई एनपी एंड वीएस बाई वीपी, यानी एनएस बाई एनपी है, बार दफा एनएस बाई एनपी को ट्रांसफार्मर रेशो बोलते हैं। अगर कहीं पे एनपी बाई एनएस आता है तो इसको टर्न रेशो बोलते हैं, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, टर्न रेशो। इसको रेशो में मतलब ऐसे देंगे 3:2 करके देंगे, तो इसका मतलब 3 एनपी होगा, एनएस 2 होगा, मतलब यहाँ पे जो रेशोज है। तो ये फार्मूला भी डेरिवेशन से आता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये सेकंड ईयर में डेरिवेशन भी होती है इसकी, वहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए आप जो फार्मूला याद करें। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? 2 है, स्टेप अप है। स्टेप अप होने के लिए यहाँ पे ज्यादा होगी। अगर एनएस ज्यादा होता है एनपी से तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे आप टर्न ज्यादा कर ले रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज भी ज्यादा बनेगा, वीएस ज्यादा होगा वीपी से, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। इसी तरह दूसरा जो स्टेप डाउन है उसमें क्या होता है, एनएस कम होता है किससे, एनपी से, यानी एनपी ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा टर्न होगी, तो इसका मतलब है वीपी ज्यादा होगा वीएस से, तो ये स्टेप डाउन होता है, ठीक है। तो अच्छे से आपको पता होगा, ये तो सब बच्चों को आसान लगता है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करता हूँ। अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, वो होगा द पावर लॉस अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इज सेम एज द पावर लॉस अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। मतलब जितना पावर यहाँ पे है, पावर का आपने ये फार्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू IV, तो मतलब जितना पावर यहाँ पे होगा, करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लाई करो तो पावर फार्मूला आता है। ये आप पीछे इलेक्ट्रिक वाले सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट वाले चैप्टर में पढ़ा था, IV होता है। अब सुनो, तो यहाँ पे IP होगा, IP मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट, VP मतलब सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, ISVS मतलब प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल का करंट, VS सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हो गया। अब देखिए IP के नीचे आप VS ले आओ तो IP बाई IS होगा, IP के नीचे IS ले आओ तो IP बाई IS होगा, VS के नीचे VP लाओ तो VS बाई VP होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे एक चीज ये देखनी है आपने कि जो VS था और IS थे, या चाहे IPA VPA, ये इनवर्स रिलेटेड है, मतलब आप यूं कह सकते हो IS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP। ये बहुत बैकबोन है आपको ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस को समझने के लिए, क्योंकि अगर जितना ज्यादा वोल्टेज होगी सेकेंडरी कॉइल में उतना ज्यादा करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा, समझिए। अब यही बैकबोन है आपका पावर लॉस समझने के लिए। तो हाई इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, अगर हाई पावर को ज्यादा ट्रांसमिट करवाना चाहते हो इस
ट्रांसफार्मर के केस में, तो आपको क्या करना होगा, ये पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, हाउ हाई इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिट थ्रू ट्रांसफार्मर विदाउट एनी पावर लॉस कम करवा के कैसे हम हाई इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिट करवा सकते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। या इसी का एक और शक्ल है, हाउ टू रिड्यूस पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन के दौरान ट्रांसमिशन जो बिजली की लाइनें हैं इनमें हम पावर लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। तो कहता है व्हेन इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस। अब मान के चले यहाँ पे इंड्यूस करंट है, ये वैसे इंड्यूस करंट ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये इंड्यूस हुआ होता है। इंड्यूस करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर, मतलब अब वायर में से जा रहा है, कॉइल में से जा रहा है, तो कॉइल में कोई रेजिस्टेंस भी होगी, देन पावर लॉस होगा। तो अब इसमें से इंड्यूस करंट जा रहा है, तो वो पावर लॉस किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर के बराबर होगा। पावर लॉस का ये फार्मूला भी आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। अब देखें, अब रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो पावर लॉस कम होगी, या करंट को कम करेंगे तो पावर लॉस कम होगी, दोनों में से एक चीज कम करनी होगी। अब देखें, हम चाहते हैं वो उसको कम करें, किसको कम करें, रेजिस्टेंस को कम करें। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इसका मतलब है कि आपकी जो खंभों की जो तार है, वायर है, इसको आप कापर की बना दो। वैसे कापर की नहीं होती ये, और मेटल होता है, ये सस्ता वाला होता है, जो बिजली की तारें होती है, इतना वो नहीं होता। तो हमें कापर की वायरिंग करनी पड़ेगी, और कापर आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है, तो इतने ज्यादा कापर मतलब आप पूरे मोहल्ले में, पूरी सिटी के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर कहां पूरी करोगे। तो कहता है सो पावर कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीज आर, पावर को आर को डिक्रीज करोगे तो पावर क्या होगी, कम होगी, पावर लॉस कम होगी, तो इसका मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम करंट जाएगा आगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, दूर से स्टेशन की बात कर रहे हैं, घरों में मोहल्ले में अलग चीज होती है, ठीक, वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगता है आपको पता है, स्टेप डाउन लगता है, क्योंकि मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक बहुत ज्यादा वोल्टेज आती है, उसको स्टेप डाउन करके घरों में 220 वोल्ट बेचते हैं, ठीक है, ये चीज भी है। तो इट रिक्वायर ए लो रेजिस्टेंस, तो लो रेजिस्टेंस चाहिए होगी, दैट कापर वायर विच इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, इससे आगे कहानी पलट देते हैं। सो पावर लॉस स्टेशन वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये पूछ सकते हैं, इसी क्वेश्चन का एक और रूप भी आ गया, एक और शक्ल भी आए, व्हाई वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता है, इसी क्वेश्चन का उसी का भी आंसर यही होगा। इसलिए यूज करवाते हैं क्योंकि हम पावर स्टेप अप क्यों करवाते हैं। अब सुनो, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ये इधर सेकेंडरी कॉइल है। अब हमें सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स करने पड़ेंगे, ज्यादा टर्न्स करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेप अप होगा, वीएस ज्यादा होगा। तो मतलब अगर यहाँ पे ज्यादा टर्न कर रहे हो तो वीएस ज्यादा हो जाएगा, वीपी क्या हो जाएगा, वीएस ज्यादा होगा और वीपी कम हो जाएगा। यानी जहां बहुत ज्यादा वोल्टेज हो रही है, तो आपने इस आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ा हुआ है, वीएस और आईएस दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आईपी नहीं है, सॉरी, वीएस और आईपी, क्योंकि यहाँ पे वीएस और आईएस दोनों इनवर्सली है। इसका मतलब है वीएस इनवर्सली रिलेटेड है आईएस से। तो मतलब अगर आप सेकेंडरी स्टेप अप यूज करके क्या करोगे, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस बहुत ज्यादा वोल्टेज करवा दोगे, तो उस दौरान करंट बहुत कम फ्लो करेगा। अब पावर लॉस के फार्मूले में अगर करंट कम हो रहा है तो पावर लॉस भी कम होगी। तो देखो वीएस देन डिक्रीज इन आईएस, यानी वीएस ज्यादा करेंगे डिक्रीज होगा आईएस, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वीएस एंड आईएस, सो पावर लॉस विल बी रिड्यूस और डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है। अब ये स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग का बता देता हूं। स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं इन डीसी मोटर, जिसकी वजह से डीसी मोटर कंटिन्यूसली मूव करता है। स्लिप रिंग्स हमारे पास, स्लिप रिंग्स करंट को चेंज नहीं करती है, ये एक कंटैक्ट बनाती है कॉइल के साथ। लेकिन याद ये रखें, स्लिप रिंग्स में करंट, एसी के अंदर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट नॉट चेंजेस, इन डीसी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस ड्यू टू स्प्लिट रिंग्स, इन एसी डायरेक्शन ऑफ करंट इट चेंजेस ड्यू टू इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट चेंज होता है, यानी कि कॉइल के बीच में रोटेशन करने से इंड्यूस करंट अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में ये चेंज करवा देता है। तो ये बहुत आसान है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं ट्रांसफार्मर के। यहाँ पे एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स मैंने करवाना थे लेकिन एक इशू आ गया, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं अगर बन गया तो मैं इसी को न्यूमेरिकल्स को मतलब इसके साथ ऐड करवा दूंगा इसी के अंदर। अगर नहीं हो सका तो आप यहाँ तक कर लें। इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो न्यूमेरिकल्स को आप देख लें, कहीं से आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, इतना इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल हमने चैप्टर को अच्छा खासा कवर किया है। तो आप लोगों के सपोर्ट की बदौलत आप लोग यहाँ तक अगर मेहनत से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके साथ, वन शॉट के साथ, या किसी लेक्चर के साथ आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।